देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। हाँ यस मैम, मैम। उनको मैसेज आया। ठीक है। अच्छा देखो, हम लोग लास्ट क्लास में AS26 स्टार्ट किए थे, जिसका मैंने बोला था कि हम लोग का लगभग सारा पॉइंट कवर हो गया। ठीक है, फिर मुझे लग रहा है एक दो पॉइंट शायद और मुझे बताना चाहिए, तो हम बता देते हैं ताकि हमें क्वेश्चन जो है इजीली कर पाए। उसके बाद क्वेश्चन भी कुछ बाकी था हम लोग का, ठीक है, तो वो भी बता देते। तो AS26 क्या है? AS26 हम लोग का इंटेंजिबल एसेट को लेके डील करता है, ठीक है, जिसमें क्या क्या डीलिंग्स नहीं होता है वो लिखा हुआ था। ठीक है, तो अब देखो एक क्वेश्चन था MCQ में, उसके अकॉर्डिंग एक पॉइंट लिखवाते हैं। देखो ये वाला जो पॉइंट था ना, यहाँ पर, यहाँ एक MCQ में पॉइंट था। कुछ कुछ पॉइंट मुझे लग रहा है छूट गया है मेरे से, तो हम वो बता दे रहे, तुम लोग उसको पॉइंट कुछ भी नंबर दे के लिख सकते हो। जैसे देखो ये वाला एक क्वेश्चन था ना कि सन लिमिटेड हैज परचेज्ड ए कंप्यूटर विद वेरियस एडिशनल सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर परचेज किया है सॉफ्टवेयर के साथ। दीज आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर का इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, पूछा है कौन सा ट्रू है। तो इसके अगेंस्ट में ना पहले एक मतलब कंसेप्ट बता देते हैं, तो तुम लोग इजीली इसका आंसर कर पाओगे। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, बट थोड़ा सा कंसेप्ट मुझे लगता है बता देना चाहिए कि अगर हम लोग इस तरीके का कोई एसेट खरीद रहे हैं जिसमें ऐसा दो कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है, तो देखो क्या होगा आंसर हम लोग का। एक मिनट रुको। मुझे वन नोट लेना है, ठीक है, हैबिट नहीं है तो मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, देखो अब यहाँ पर पेन कहाँ गया इस पे। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा। हम एक बार हेडिंग कर लेते हैं, AS26 का कुछ पॉइंट्स वो हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखना पड़ेगा द द एंटिटी चलिए पहले इसके इसके आगे एक पॉइंट लिखो। इसके आगे लिखना है हम लोग को गाइडेंस फॉर एसेट दैट incorporated incorporates both tangible and intangible element। मतलब अगर मेरा एक ऐसा एसेट है जिसमें टेंजिबल पार्ट भी है एज वेल एज इनटेंजिबल पार्ट भी है, तो मुझे उसमें AS26 ने क्या गाइडेंस दिया है कि हम उसको टेंजिबल के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करें कि इनटेंजिबल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर लिखेंगे द एंटिटी शुड assess which element is more सिग्निफिकेंट। कौन सा ज्यादा सिग्निफिकेंट है वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। वो मतलब जो एंटिटी होगा उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सॉफ्टवेयर परचेज, ठीक है, सॉफ्टवेयर परचेज इन CD, ठीक है। हम लोगों ने सॉफ्टवेयर परचेज किया और CD के थ्रू से वो परचेज किया, मतलब CD मिला हमें, CD के अंदर सॉफ्टवेयर मिला। अब दो चीज मिला, तो CD अगर देखोगे तो टेंजिबल आइटम है, ठीक है, सॉफ्टवेयर जो है वो इनटेंजिबल आइटम है। लेकिन हम लोगों ने मेनली कौन सा चीज खरीदने के लिए, देखो CD उसके साथ हमें मिल गया, बट हम लोगों ने CD खरीदने के लिए थोड़ी ना कुछ अप्रोच लिया था। हम लोगों ने एक्चुअली सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए अप्रोच लिया था। सॉफ्टवेयर को CD के अंदर डाल के दिया गया, बात अलग है। तो हम लोग को ये देखना है कि कौन सा सिग्निफिकेंट है। तो हमारे लिए CD सिग्निफिकेंट नहीं था, सॉफ्टवेयर सिग्निफिकेंट था। इसीलिए अगर सॉफ्टवेयर परचेजिंग में CD ये कंसेप्ट है, तो हम लोग को क्या करना है, इसको
सॉफ्टवेयर के बेसिस पे आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि हमारे खरीदने का जो सिग्निफिकेंस था वो सॉफ्टवेयर के लिए था, तो इसीलिए ये AS26 में कवर होगा, क्योंकि हम लोग इसको इंटेंजिबल एसेट के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करेंगे, भले ही हमें CD मिल रहा हो। ठीक है, फिर यहां पर देखो, कंप्यूटर मशीन परचेज इनकॉर्पोरेटिंग इनकॉर्पोरेटिंग सॉफ्टवेयर। अच्छा, इसमें क्या करना है, बोल रहा है कि कंप्यूटर मशीन परचेज इनकॉर्पोरेटिंग सॉफ्टवेयर, मतलब हम लोगों ने एक कंप्यूटर परचेज किया जिसके साथ सॉफ्टवेयर आ रहा है। ठीक है, जैसे हर एक कंप्यूटर लैपटॉप में तो एक सॉफ्टवेयर होता है, तभी तो वो ऑपरेट कर पाते हैं। तो कंप्यूटर मशीन परचेज किए, तो हमें एक्चुअली कंप्यूटर परचेज करने जाना था, सॉफ्टवेयर परचेज करने नहीं जाना था, लेकिन वो इनकॉर्पोरेट विथ सॉफ्टवेयर आता है। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें टेंजिबल एसेट मानना है। टेंजिबल एसेट जो है, फिक्स्ड एसेट, वो AS10 में PPE में कवर होता है। ठीक है, AS10 में PPE में कवर होता है। तो अब ये जो मैंने अभी तुम लोग को समझाया, इसके अकॉर्डिंग हमें ना ये वाले क्वेश्चन का आंसर देना था। ठीक है, तो इजीली समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पर जो बोल रखा है, यहाँ पर बोला है कि सन लिमिटेड हैज परचेस्ड ए कंप्यूटर विद वेरियस एडिशनल सॉफ्टवेयर, दीज आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। हमें बताना है कि AS26 के अकॉर्डिंग कौन सा हम लोग का ट्रू है। ठीक है, ये हम लोग को बताना है। बोल रहे हैं कि रिकॉग्नाइज कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर एज टेंजिबल एसेट, रिकॉग्नाइज टेंजिबल एंड इंटेंजिबल सेपरेटली, रिकॉग्नाइज कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर एज इंटेंजिबल, डज नॉट रिकॉग्नाइज द सॉफ्टवेयर एज एन एसेट। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? लास्ट क्लास में भी हम लोग, लग रहा है वो कंसेप्ट मैंने नहीं बताया था, तो अभी बताया तो आसानी से बोल पाओगे। तो तुम लोग बोलो आंसर क्या होना चाहिए, बोलो क्या होना चाहिए। अभी हम लोगों ने जो सीखा उसी के बेसिस पे ही तो बताना। ये होगा आंसर हम लोग का, रिकॉग्नाइज कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर एज टेंजिबल एसेट। तो सन लिमिटेड परचेज ए कंप्यूटर, तो इन्होंने कंप्यूटर परचेज करने गए थे और इसके साथ इनको मिल गया है सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यहाँ पर सन लिमिटेड परचेज ए कंप्यूटर विद वेरियस एडिशनल सॉफ्टवेयर। देखो यहाँ पर बोला है कि परचेस किया है कंप्यूटर विथ वेरियस एडिशनल सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के साथ साथ सॉफ्टवेयर भी एडिशनली लिया है। सॉफ्टवेयर ना उसके साथ मतलब इनकॉर्पोरेटेड नहीं है। देखो यहाँ पर ये वाला पॉइंट थोड़ा सा समझने वाला है। देखो यहाँ लैंग्वेज हम लोगों ने क्या यूज किया, हम लोगों ने कंप्यूटर परचेज किया इनकॉर्पोरेटिंग, मतलब उसके साथ इनबिल्ड आ रहा है। ठीक है, इनकॉर्पोरेटिंग इन द सेंस उसके साथ इनबिल्ड आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि परचेस किया है कंप्यूटर और साथ ही साथ सॉफ्टवेयर भी परचेस किया है। दीज आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर का इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, अच्छा अब बोल रहे विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ AS26। AS26 के अकॉर्डिंग हमें कैसे इसको रिकॉर्ड करना है। AS26 बोला है, ठीक है, तो अगर AS26 बोला है तो AS26 तो इंटेंजिबल एसेट को लेके डील करता है। ठीक है, तो मुझे बोलो फिर कौन सा आंसर होना चाहिए। मतलब यहाँ लेकिन बोल दिया है कि AS26 के अकॉर्डिंग मुझे क्या डील करना है, मतलब इंटेंजिबल अगर बुक करना है तो फिर कैसे करना पड़ेगा, फिर कौन सा आंसर होगा। क्योंकि यहाँ मुझे ये नहीं बोला है कि बोलो ये AS26 में आएगा कि AS10, मुझे तो बोल दिया है कि AS26 के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो कौन सा ट्रू होगा। अगर हम इंटेंजिबल बुक करना चाहे तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, बोलो। अगर हम इंटेंजिबल बुक करना चाहे तो मुझे क्या करना चाहिए, तो इंटेंजिबल इसमें से कौन सा होगा, सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो अब इसमें से देखो कौन सा आंसर सही जाएगा। ये कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर एज टेंजिबल एसेट, ये तब होगा अगर हम लोग AS10 के अकॉर्डिंग बुक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है टेंजिबल इंटेंजिबल सेपरेटली, ये तो गलत ही है। ठीक है, बोल रहा है डज नॉट रिकॉग्नाइज सॉफ्टवेयर एज एन एसेट, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर बोला है देखो रिकॉग्नाइज कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर एज इंटेंजिबल एसेट, तो मुझे अगर AS26 के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करना है तो मुझे कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर इसको इंटेंजिबल एसेट के अकॉर्डिंग बुक करना
पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ना हम लोगों ने कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर दोनों को ही क्या किया है, परचेस, क्योंकि देखो बोला है परचेस ए कंप्यूटर विद वेरियस एडिशनल सॉफ्टवेयर, उसके साथ इनकॉर्पोरेटेड नहीं था, एडिशनल सॉफ्टवेयर के साथ लिया था। अब बोल रहा है दीज आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, और ये जो है कंप्यूटर का इंटीग्रल पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ, तो अगर एस 26 के अकॉर्डिंग मतलब एज ए इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड करना चाहे तो फिर हमारे पास तो ऑप्शन सी ही बचेगा, अगर हमें इंटेंजिबल एसेट के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करना है तो। ठीक है, बाकी देखो यहाँ पर ये जो है ये .1 वाला बताया था, इसमें कोई इश्यूज नहीं होना चाहिए। इंटेंजिबल एसेट इज रिकॉग्नाइज्ड, ये भी हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, ये तो रूल्स लिखवाया हुआ था। अब जो हम लोग का बाकी था क्वेश्चन 10, 11 और 12 वो बताते हैं। देखो 10th वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है कि स्विफ्ट लिमिटेड एक्वर्ड ए पेटेंट एट ए कॉस्ट ऑफ 80 लाख। स्विफ्ट लिमिटेड ने 80 लाख रुपीज से एक जो है पेटेंट परचेस कर रखा है फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years, मतलब पेटेंट का जो लाइफ है वो है 5 years, एंड द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज ऑल्सो 5 years, और प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल है वो भी 5 years है। द कंपनी कैपिटलाइज द कॉस्ट एंड स्टार्टेड एमोटाइजिंग द एसेट एट 10 लाख पर एनम। ठीक है, तो पहले कंपनी ने क्या किया, एसेट का जो डेप्रिशिएशन, मतलब यहाँ पर जो वर्ड यूज होता है एमोटाइजेशन, वो कैसे स्टार्ट किया है, 10 लाख के अकॉर्डिंग पर एनम। ठीक है, अच्छा, अब द कंपनी हैज amortized the patent 10 lakh per annum in first 2 years on the basis of economic benefit derived from the product manufactured under the patent। बोल रहा है उस पेटेंट को यूज करके हम लोग जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या बना रहे हैं, उससे हमें जो इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग उनके हिसाब से ये पेटेंट को हम लोग 10 लाख करके एमोटाइज करेंगे। और ऐसा इन्होंने लगातार 2 साल कर लिया है, 10 लाख करके एमोटाइज कर लिया है। फिर यहाँ पर बोला है आफ्टर 2 years इट वॉज फाउंड दैट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कंटिन्यू फॉर अनदर 5 years फ्रॉम देन। अब उनको लग रहा है कि अब ये पेटेंट हम लोग और आगे का 5 साल यूज कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन नॉर्मली तो और 3 साल ही होना चाहिए था। ठीक है, नॉर्मली और 3 साल ही होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने कितना कर लिया, इन्होंने बोल रहा है कि और भी 5 साल कर लिया है। ठीक है, फिर बोल रहा है द पेटेंट वॉज रिन्यूएबल एंड स्विफ्ट लिमिटेड गो इट रिन्यूड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 5 years। 5 साल में तो वो एक्सपायर्ड हो जाएगा, क्योंकि ये पेटेंट तो लाइसेंस जैसा होता है ना, तो इसका लाइफ तो पहले 5 साल ही था। अब इनको लग रहा है कि इससे आगे भी बेनिफिट मिलेगा, तो इनको रिन्यू करवाना पड़ेगा। नेट कैश फ्लोज फ्रॉम द प्रोडक्ट ड्यूरिंग दिस 5 years were expected to be 36 lakh, 46 lakh, 44 lakh, 40 lakh और 34 lakh। Find out the amortization cost of the patent for each of the year। बताते हैं, देखो इसमें क्या बोला है। देखो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करते हैं कि क्वेश्चन में हमें करना क्या है। तो इलास्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, पेटेंट लिया है, पेटेंट लिया है कितने का, 80 लाख का। ठीक है, और 2 साल एमोटाइज्ड कर लिया, 1 और 2। ठीक है, 2 साल एमोटाइज्ड हो गया है। एमोटाइज अमाउंट है 10 लाख और एमोटाइज अमाउंट है 10 लाख। तो 2 बार अगर 10 लाख का डिप्रिशिएशन लग चुका है, तो एट द एंड ऑफ ईयर 2, जैसे कि ये ईयर 1, ये ईयर 2 के एंड में एसेट का वैल्यू कितना दिखेगा, 60 लाख, क्योंकि डिप्रिशिएशन जैसा ही होता है ना एमोटाइजेशन, वो तो इंटेंजिबल एसेट के लिए है। तो 20 लाख का डिप्रिशिएशन लग चुका है, मतलब एमोटाइजेशन, तो अभी एसेट का वैल्यू बच रहा है 60 लाख। ठीक है, तो अब लाइफ कितना होना चाहिए, लाइफ होना चाहिए और 3 years। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन खुद ही बोला था कि इस पेटेंट का लाइफ 5 years है। अगर इस पेटेंट का लाइफ 5 years है, तो आगे इनका जो मतलब और जो लाइफ बचा हुआ है वो कितना होना चाहिए, लाइफ जो बचा हुआ है वो 3 years होना चाहिए। ठीक है, मतलब प्रीवियस अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि लाइफ एज पर प्रीवियस असेसमेंट, या फिर प्रीवियस असेसमेंट ही लिख देते, होना चाहिए 3 years, क्योंकि 5 साल में और 3 years बचा है। बट रिवाइज कर दिया है इन्होंने इस पेटेंट का लाइफ, रिवाइज लाइफ जो है
उसके हिसाब से ये और भी 5 इयर्स चलेगा, ठीक है। मतलब हम इसको दूसरे कलर से ऐड कर दे, ये देखो यहाँ पर 3 इयर्स बोला था, बट इनका कहना है कि और भी 5 इयर्स, मतलब टोटल 5, मतलब और 2 इयर्स एक्सटेंड हो गया, ठीक है। तो यूजफुल लाइफ में चेंज हो गया। अगर यूजफुल लाइफ में चेंज हो जाता है तो हमें कैसा इफेक्ट देना पड़ेगा, देखो उसी के हिसाब से। मतलब हमें क्या करना है, 3rd ईयर से लेके, मतलब ये देखो 1 2 3 4 5, हमें नेक्स्ट और 5 इयर्स का डिप्रिशिएशन दिखाना है, कितना होगा, यही हमें पूछा है। देख लो क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है, क्वेश्चन में हमें यही पूछा है कि यहां तक बोला था 5 इयर से कंपनी कैपिटलाइज्ड किया है कॉस्ट एंड स्टार्टेड एमोटाइजिंग द एसेट 10 लाख पर एनम, 10 लाख पर एनम करके फर्स्ट 2 इयर्स कर दिया है। आफ्टर 2 इयर्स इट वाज फाउंड दैट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कंटिन्यू फॉर अनदर 5 इयर्स फ्रॉम देन, मतलब सेकेंड ईयर के एंड से लेके और भी 5 इयर्स चलेगा। जबकि अगर प्रीवियस इनका लाइफ देखे जो इन्होंने डिसाइड किया था उसके हिसाब से और 3 इयर्स ही होना चाहिए था। तो ऐसा क्वेश्चन जो है ना, हम लोग का सीए फाउंडेशन में जो डेप्रिशिएशन चैप्टर होता है वहां पर ऐसा काफी सारा क्वेश्चन होता है। अगर मतलब याद है जिन्होंने किया है तो देख सकते हो, ऐसा था तो हम वही याद दिला रहे। बाकी देखो उसके साथ कोई लिंक नहीं है कि वो नहीं किया तो ये नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हम जस्ट बोल रहे हैं कि वहां पर हम लोगों ने किया है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये क्या हो गया, रिवाइज्ड हो गया लाइफ, ठीक है। तो पेटेंट को रिन्यू करवाना पड़ेगा और ये रिन्यूड हो जाएगा आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 5 इयर्स, ठीक है। फिर बोल रहा है द नेट कैश फ्लो फ्रॉम द प्रोडक्ट ड्यूरिंग दिस 5 इयर्स एक्सपेक्टेड टू, बोल रहा है कि जो भी प्रोडक्ट हम लोग उस पेटेंट को यूज करके बना रहे हैं उससे हमें कैश फ्लो मिलेगा कुछ इस तरीके का, ठीक है। 5 इयर्स का कैश फ्लो बता दिया। फाइंड आउट द एमोटाइजेशन कॉस्ट ऑफ द पेटेंट फॉर ईच ऑफ द इयर्स, ठीक है। हर एक साल हम लोग फिर कितना करके एमोटाइज यानी डेप्रिशिएशन चार्ज करेंगे, ठीक है। तो वो कैसे होता है वो हम बताते हैं। देखो फिर यहाँ पर क्या लिखना है हम लोग को, ये हो गया। अब इस क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ पेटेंट, ठीक है। हम सोल्यूशन लिख के दिखा रहे हैं, ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखने से ही होगा। कॉस्ट ऑफ पेटेंट हो गया हम लोग का 80 लाख, इससे लेस कर देंगे एमोटाइजेशन, ईयर 1 10 लाख, फिर एमोटाइजेशन ईयर 2 फिर से 10 लाख। ये हमें क्वेश्चन ही बताया था, ये हम लोगों को कैलकुलेट नहीं करना पड़ा। तो कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है, या फिर ईयर 2 जो भी लिखो, ये हो जाता है 60 लाख, ठीक है। अच्छा, तो अब ये जो है ना, ये 60 लाख, ये और इसमें मतलब लाइफ कितना है, 3 इयर्स, ठीक है। लाइफ 3 इयर्स है एज पर प्रीवियस एस्टिमेशन। प्रीवियस एस्टिमेशन जब इन्होंने ये पेटेंट यूज करना स्टार्ट किया था तो प्रीवियस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग इतना हो गया, बट रिवाइज्ड हो चुका है लाइफ। रिवाइज्ड लाइफ जो है आफ्टर रीएसेस 5 इयर्स, ठीक है। क्वेश्चन बता रहे हैं नहीं नहीं, 3 साल नहीं, और भी टोटल 5 साल ये एसेट चल सकता है, ऐसा क्वेश्चन में हमें बताया। हमें बोला है कि हम लोग को क्या करना है, डिप्रिशिएशन कितना होगा, मतलब एमोटाइजेशन वो बताना है। तो एक लाइन हम लोग ऐड करके यहाँ जरूर लिखेंगे, चेंज इन यूजफुल लाइफ इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, अगर हम लोग अपने यूजफुल लाइफ को चेंज कर रहे हैं तो हमारा अकाउंटिंग एस्टिमेट भी चेंज होगा। ये पॉइंट हम लोगों ने लास्ट क्लास में लिखा भी था, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, गिव प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो हम लोग प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते हैं, ये लिख दिया, एस का लाइन है। अब हमें कैसे करके एमोटाइजेशन कैलकुलेट करना है, सिंपल, हम लोग एमोटाइजेशन फॉर 3 to कितना तक लिखेंगे, 7। क्यों मैंने 7 बोल दिया, देखो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल लाइफ 7 हो गया ना, हम लोगों ने 2 साल बढ़ा दिया। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एमोटाइजेशन, कैलकुलेशन ऑफ एमोटाइजेशन फॉर ईयर 3 to ईयर
7, ठीक है। ईयर 3 से ईयर 7 तक एमोटाइजेशन कितना होगा, तो कैसे करके चार्ज करना है, हम यहाँ पर लिख रहे ईयर लिख दिया, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। 3, 4, 5, 6, 7 एमोटाइजेशन अमाउंट कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे कैलकुलेट करना है, हमेशा जो कैश फ्लो बता रहा है ना उसके रेशियो से कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेट कैश फ्लो, ठीक है। ये रूल्स हमें फॉलो करना पड़ता है। नेट कैश फ्लो अगर हमें क्वेश्चन में बता रहा है तो उसका रेशियो से, तो 36 लाख, 46 लाख, 44 लाख, 40 लाख और 34 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 36 लाख, 46 लाख, ये सब बता दिया है क्वेश्चन में, 44 लाख, 40 लाख और लास्ट वाला है 34 लाख, ठीक है। ये हो गया हम लोग का नेट कैश फ्लो, ठीक है। नेट कैश फ्लो मतलब ये एसेट को हम लोग जब यूज कर रहे हैं, तो एसेट को यूज करने से हमें क्या मिलता है, इकोनॉमिक बेनिफिट। जैसे एक मशीन लगा लिया तो मशीन से क्या मिलेगा, प्रोडक्शन करके पैसा मिलेगा, ठीक है। तो वैसे ही नेट कैश फ्लो का मतलब है कि इस एसेट से हमें क्या रिकवर हो रहा है, ठीक है। तो 36, 46, 44, 40, 34, 36, 46, 44, 40, 34, ठीक लिखा है मैंने, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, देखो यहाँ पर इसका हम लोग कर लेंगे एक बार टोटल। टोटल कितना आ रहा है, टोटल हो गया 6 + 4 10, 6 + 4 10, मतलब 100, मतलब 0 आ गया यहाँ पर, ठीक है। फिर ये हो गया 1, 3 + 1 4 4 8 8 8 और यहाँ पर 8, 16 16 और 3 3 आ रहा है कि 10 आ रहा है, एक मिनट देखते कितना आ रहा है, देख ले, देखो तो कितना आ रहा है, 36, 46, 44, 40, 34, तो 200 आए, ठीक है। 200, 0 0 0 0 0, ठीक है। तो 3 4 5 और ये हो गया 200, ठीक लिखा है मैंने, 200 और हाँ, ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर लिखना है एमोटाइजेशन अमाउंट। एमोटाइजेशन अमाउंट जो हमें पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। एमोटाइजेशन अमाउंट कैसे निकालेंगे, जो कैश फ्लो है उसके रेशियो में एसेट के बचे हुए लाइफ को, देखो नॉर्मली अगर हमें एमोटाइजेशन पूछता है या डिप्रिशिएशन तो हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लो इसका लाइफ बोल दिया है कि अगर कैश फ्लो नहीं दिया हुआ रहता तो क्या करते, 60 लाख डिवाइडेड बाई कर देते हैं हम लोग 5 इयर्स, क्योंकि 60 लाख इस एसेट का वैल्यू है सेकेंड ईयर के एंड में और रिवाइज लाइफ हुआ है 5 इयर्स, तो 60 लाख डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि अब तक हो रहा था हम लोग का 10 लाख डिवाइड समथिंग किया था, तभी इन्होंने 10 10 लाख माना था। 80 लाख को कुछ एक वैल्यू से डिवाइड किया होगा, ठीक है। वैसे 5 से करने से लेकिन 10 लाख नहीं आता है, तो इनका कोई मतलब इन्होंने जो भी रूल्स लिया था उसके हिसाब से एमोटाइजेशन वैल्यू 10 10 लाख आया था, ठीक है। वो क्वेश्चन में दे दिया है तो हम लोग फिर अपने से कैसे आइडेंटिफाई करें। नॉर्मली देखो कुछ नहीं बताता है तो फिर डिवाइडेड बाई 5 करना पड़ता है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ से डिवाइड करना पड़ता है। अब अगर हमें क्वेश्चन में कैश फ्लो नहीं बताता तो हम लोग 60 लाख डिवाइडेड बाय कितना कर देते, ये 5 इयर्स, ठीक है। तो जितना आता उतना करके हमें लिखना पड़ता है। लेकिन अगर कैश फ्लो बता दिया है तो हमें क्या करना है, कैश फ्लो के रेशियो में कि हम लोग इस एसेट को और इतना साल चलाएंगे और इससे हमें इतना बेनिफिट मिलेगा, तो इस बेनिफिट रेशियो में हमें एसेट के बचे हुए लाइफ को जो है डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 60 लाख इंटू 36 लाख, हम ऐसे एल लिख देते, डिवाइडेड बाय 2 करोड़, ठीक है। ये हो गया हम लोग का 2 करोड़, मतलब 200 लाख ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वाला हो जाएगा 60 लाख इंटू 46 लाख, क्योंकि रेशियो करोगे तो कितना होगा, 36 46 ऐसे करके 200 ही आएगा, ठीक है। तो 36/200 सेम तरीके से ही हम कर रहे हैं, तो ये हो गया 200 लाख। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि कितना कितना वैल्यू आएगा, फिर 60 लाख इंटू 44 लाख डिवाइडेड बाई 200 लाख, ये वाला हो गया, ये वाला यहाँ पर, और ये वाला 60 लाख इंटू 40 लाख डिवाइडेड बाई 200 लाख, और ये लास्ट 60 लाख इंटू 34 लाख डिवाइडेड बाई 200 लाख, ठीक है। तो अगर हमें क्वेश्चन में कैश फ्लो बोल दे तो हमें इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो 60
डिवाइडेड बाई 200, ये कर लेते हैं 0.3 इंटू 36, तो ये आंसर आएगा 10.8 लाख, मतलब 10,80,000। ठीक है, तो 0.3 आ रहा है, तो 46 इंटू 0.3 कर लेते हैं, तो 13.8 मतलब 13,80,000। अच्छा, 44 इंटू 0.3, तो ये हो जाएगा 13,20,000। और यहाँ पर 0.3, क्योंकि ये तो सभी में फिक्स्ड है ना, इंटू 40 लाख, तो ये आ जाएगा हम लोग का 12। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला हो गया 34 इंटू 0.3, तो ये आ गया हम लोग का 10.2 मतलब 10,20,000। ठीक है, 10,20,000, ये इतना हम लोग का वैल्यू जो है इस तरीके से एमोटाइज होना चाहिए। ठीक है, तो एमोटाइजेशन का अमाउंट ही हमें पूछा था, तो एमोटाइजेशन का अमाउंट ये हो जाएगा हम लोग का थर्ड ईयर ऑनवर्ड हो जाएगा इतना। ठीक है, तो हम लोग का जो बचा हुआ वैल्यू देखो, इसको ऐड करने से हम लोग का कितना आना चाहिए, फिर 60 लाख आना चाहिए, क्योंकि 60 लाख को ही हम लोगों ने इस तरीके से राइट ऑफ किया है, तो चेक करके देखो 60 लाख आ रहा है कि नहीं। 13.2, 60 लाख को ही तो एमोटाइज किया है, तो 60 लाख तो आएगा ही आएगा। 10.8, ठीक है, ये देखो 60 लाख, तो 60 लाख को हम लोग इस तरीके से एमोटाइज कर देंगे। तो यहाँ पर तुम लोग देखो लिखा हुआ है, इन्होंने अपने हिसाब से किया है, मैं सेम ही किया है, मैंने भी थोड़ा सा अलग पैटर्न में, इन्होंने यहाँ पर देखो कैसे किया। ये थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये इसमें तो हमें लिखना पड़ता है ना इसके आगे पीछे का स्टोरी, तो ये देखो स्विफ्ट लिमिटेड ऐसा लिखना पड़ेगा, अमोटाइज 10 लाख पर एनम, वो मैंने दिखा दिया है 2 इयर्स, तो वो मैंने जैसे दिखाया वैसे भी कर सकते हो, उसमें लिखने का जरूरत नहीं। रिमेनिंग कैरिंग कॉस्ट कैन बी amortized ड्यूरिंग नेक्स्ट 5 years ऑन द बेसिस ऑफ नेट कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। नेट कैश फ्लो पे होता है, अगर क्वेश्चन में हमें कैश फ्लो दिया हुआ है। अब देखो इन्होंने क्या किया, पहले 2 साल का यहाँ पर ये निकाला, ये जरूरी नहीं है, पहले 2 साल का 10-10 लाख, ये कौन से रेशियो में वो निकाला है, जरूरी नहीं है उसको करना। यहाँ पर सिंपल ऐसे थर्ड ईयर से कर सकते हैं, ये वाला ये देखो, इट में भी, और ये लास्ट लाइन लिखना, इट में बी सीन फ्रॉम द अबव दैट फ्रॉम थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स द बैलेंस ऑफ कैरिंग अमाउंट 60 लाख, जिसको हम लोगों ने राइट ऑफ किया, हैज बीन amortized इन द रेशियो ऑफ नेट कैश फ्लोज अराइजिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ स्विफ्ट लिमिटेड। ठीक है, तो ये पॉइंट तुम लोग थोड़ा सा लिख दोगे, जो मतलब उसका स्टोरी होता है कि क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो लिखना जरूरी होता है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, इसमें क्या बोला है देखो, नहीं 11, 10 के बाद 11, यहाँ पर बोला है एबी लिमिटेड लॉन्च्ड ए प्रोडक्ट फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट एक्स इन अक्टूबर 2001, ए प्रोजेक्ट। अच्छा, एबी लिमिटेड ने एक प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है एक्स, प्रोडक्ट एक्स के लिए, ठीक है, ताकि वो जो प्रोजेक्ट है उससे प्रोडक्ट एक्स बनेगा अक्टूबर 2001 में। द कंपनी इनका 20 लाख टूवर्ड्स रिसर्च, अब उन्होंने क्या किया है, रिसर्च पे, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए रिसर्च पे 20 लाख का जो है खर्चा किया है। ड्यू टू प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशन द मैनेजमेंट केम टू कंक्लूजन दैट द प्रोडक्ट कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड इन मार्केट फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर। बोल रहा है कि अभी कंपनी को ऐसा लग रहा है कि मार्केट कंडीशन देख के कि ये कंक्लूजन पे मैनेजमेंट आया है कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर भी नहीं हो पाएगा और बिक भी नहीं पाएगा नेक्स्ट 10 इयर्स के लिए। ठीक है, मैनेजमेंट हेंस वांट्स टू डेफर द एक्सपेंडिचर राइट ऑफ टू फ्यूचर ईयर्स। ठीक है, तो डेफर करने का मतलब है राइट ऑफ करना। डेफर मतलब क्या होता है ना, जैसे अगर तुम लोग कभी सुने होंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ऐसे खर्चे को ना पहले क्या किया जाता था कि ये ह्यूज अमाउंट का होता था, जैसे मान लो कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी से जो है हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट करवा लिया, तो वो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा इतना ह्यूज अमाउंट का होता है कि हम लोग उसे बैलेंस शीट में दिखाते थे, फिर उससे थोड़ा थोड़ा अमाउंट राइट ऑफ, क्योंकि देखो नॉर्मली एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हमारा पीएल में जाना चाहिए, लेकिन अगर हम लोग का एडवर्टाइजमेंट का खर्चा काफी बड़ा होता था तो हम लोग क्या करते थे, उसको राइट ऑफ करते, जैसे मान लो हो गया 15 लाख 20 लाख, ठीक है, अब कितना बड़ा है वो तो ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है, किसी के लिए 1 लाख भी बड़ा अमाउंट नहीं, किसी के लिए हो सकता है, तो टोटल अमाउंट को बैलेंस शीट में धीरे धीरे वो राइट ऑफ जैसे एसेट होता है ना, वैसे इसीलिए नाम था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पर भी ये लोग वही ट्रीटमेंट करना चाह रहे, बोल रहे कि ये रिसर्च का जो खर्चा हुआ, अब रिसर्च जिस वजह से हुआ, प्रोडक्ट तो वर्क नहीं करेगा अगले 10 साल तक, तो बोल रहा है कि मैनेजमेंट ने सोचा कि क्यों ना हम लोग इस खर्चे को धीरे धीरे करके राइट ऑफ कर दे, मतलब हम लोग इसको क्या करना चाहते हैं, हम लोग इसे
जो है पीएल में चार्ज करना चाहते हैं, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि मतलब ये इनका डिसीजन जो है वो सही है कि नहीं, ये बोल रहा है। ठीक है, ये हमें बताना है। एडवाइज द कंपनी एज पर एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमें ये बताना है कि ये क्या करना चाहिए। तो देखो एक्चुअली रिसर्च का रूल्स क्या था, रिसर्च का रूल्स ये था, दिखाते हैं, देखो अगर मिल जाए तो यहाँ पर। रिसर्च का रूल्स ये था कि अगर हम लोग कोई रिसर्च करते हैं तो उसका खर्चा स्टेटमेंट ऑफ पीएल मतलब पीएल में जाना चाहिए। ठीक है, रिसर्च करने पे रिसर्च का खर्चा हमारे पीएल में जाना चाहिए। देखते हैं, देखो यहाँ मिल जाएगा तो हम दिखा देते हैं। हाँ ये देखो, रिसर्च डेवलपमेंट। ठीक है, रिसर्च का मतलब हो गया कि रिसर्च पे जो भी एक्सपेंसेस होगा वो हमें रिकॉग्नाइज्ड कर देना चाहिए पीएल में। ठीक है, तो पूरा 20 लाख जो है वो हमारे पीएल में चले जाना चाहिए। उसको हम लोग धीरे धीरे राइट ऑफ नहीं कर सकते, टोटल हमें पीएल में उसे ट्रांसफर करना चाहिए। जितना भी रिसर्च का खर्चा होगा वो हमारे सेम टाइम पे एक्सपेंसेस बोल के पीएल में रिकॉर्ड होना चाहिए। तो देखो क्या लिखा है 11th नंबर वाला आंसर। देखो यहाँ पर बोला है as per para 41 as 26 intangible asset expenditure on research should be recognized as an expense when it is incurred। यही वाला पॉइंट मैंने तुम लोग को लास्ट क्लास में लिखवाया था। जब ये इनकट होगा, जिस पीरियड पे ये इनकट होगा उसी पीरियड में ही ये खर्चा हम लोग का जो है पीएल में चले जाना चाहिए। ठीक है, सेम पीरियड में पीएल में चले जाना चाहिए। Hence, the expenses amounting 20 lakh incurred on research has to be charged to statement of profit and loss account in the current year ending 31st March 2002। मतलब जिस साल खर्चा किया उसी साल 20 लाख का 20 लाख ही हम लोग का पीएल में चला जाएगा। हम लोग थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कंपनी को एडवाइस ये करना है कि आपको पूरा ही पीएल में चार्ज कर देना है जिस साल आपने ये खर्चा किया हुआ है। ठीक है, तो ये देखो इन्होंने ये अक्टूबर 2021 है, तो इसका ईयर एंड कब होगा? अगर फाइनेंशियल ईयर हम लोग अप्रैल टू मार्च मानते हैं, ठीक है, तो उस केस में हम लोग का 31 मार्च, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 31 मार्च 2002 हो जाएगा। इसीलिए आंसर में वो लिखा हुआ है कि 31 मार्च 2002 के पीएल में ही ये पूरा का पूरा हमें चार्ज कर देना है। ठीक है, तो ये चीज तुम लोग को लिखना पड़ेगा। तो आंसर वहां पर दिया हुआ है, तुम लोग लिख सकते हो, इलास्ट्रेशन जो 11 वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर ऐसे लिखना पड़ेगा। मेन जो पॉइंट है वो कुछ ऐसा है, मेन जो पॉइंट है इसमें तुम लोग को ये लिखना पड़ेगा यहाँ पर, एक्सपेंस ऑफ ₹20 लाख चार्ज, हम एक लाइन जस्ट लिख देते हैं, चार्ज टू एसपीएल मतलब स्टेटमेंट ऑफ पीएल इन करेंट ईयर एंडिंग 31 मार्च 2002, क्योंकि हम लोग मान रहे हैं कि उनका मार्च टू अप्रैल वाला है। ठीक है, मैंने ये तो एक लाइन लिखा है, तुम लोग को पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर और क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि ड्यूरिंग 2001-2002 an enterprise incurred cost to develop and produce a routine low risk computer software product। ठीक है, तो इन्होंने जो है कुछ खर्चा किया है, ठीक है, ताकि ये डेवलप कर पाए और प्रोड्यूस कर पाए। बोल रहा है कि रूटीन लो रिस्क कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब इन्होंने क्या क्या खर्चा किया है, तो इन्होंने कुछ फेजेस में खर्चे किए हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 3, फेज 4, फिर फेज 5 और फेज 6। अब हम लोग को बताना क्या है, देखो खर्चा पढ़ लेंगे। बोल रहा है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फेज 2 इट वॉज एस्टेब्लिश दैट द प्रोडक्ट इज टेक्निकली फिजिबल फॉर द मार्केट। बोल रहा है कि फेज 2 कंप्लीट होने के बाद ही प्रोडक्ट जो है फिजिबली जो है मार्केट में, जो प्रोडक्ट इज टेक्निकली फिजिबल हो जाएगा मार्केट में फेज 2 के बाद से ही। ठीक है, भले इसके बाद इन्होंने इतने सारे खर्चे किए हो। यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट हाउ द अबव रेफर्ड कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हम लोग को बताना है कि ये जो खर्चा है वो कैसे हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इन्होंने जो खर्चा किया है डेवलप
करने के लिए बोल रहा है डेवलप एंड प्रोड्यूस, तो इसका मतलब वो डेवलपमेंट फेज का बात हो रहा है। देखो जब मैंने रिसर्च वाला बताया था, ये देखो पॉइंट ओपन है, तब मैंने डेवलपमेंट फेज का भी बात बताया था, ठीक है। तो इसका मतलब रिसर्च हो चुका होगा, अब ये जो है डेवलपमेंट करने का बात सोच रहे हैं, ठीक है, डेवलपमेंट फेज का बात हो रहा है। अब यहाँ पर बोला है कि हमें कौन से खर्चे को कहाँ देना चाहिए। तो देखो रिसर्च का जैसे सारा खर्चा हम लोग का पीएल में जाता है, डेवलपमेंट का था कि ये हम लोग का रिकॉग्नाइज्ड कैसे होगा, एज एन एसेट रिकॉग्नाइज्ड होता है, ठीक है। अब डेवलपमेंट से रिकॉग्नाइज्ड होता है एज एन एसेट, और उसके पहले जो है वो हम लोग को क्या करना है, पीएल में रिकॉर्ड करना है, क्योंकि वो रिसर्च एक्सपेंस माना जाएगा। अब देखते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फेज 2, मतलब फेज 2 कंप्लीट होने के बाद ये प्रोडक्ट जो है ये मार्केट में जो है टेक्निकली फिजिबल है, ठीक है। तो इसका मतलब फेज 2 के बाद से ये प्रोडक्ट का कंडीशन चेंज होता है, और फेज 2 के पहले ये एक प्रोडक्ट का जो है चेंजेस अलग होता है। मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फेज 2, मतलब ये डेवलप्ड कब होता है, ये इस पीरियड में होता है, ये हो जाएगा डेवलपमेंट, डेवलपमेंट फेज बिगिंस आफ्टर फेज 2, ये हम लोग बोल सकते हैं आफ्टर फेज 2। ये क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा। देखो बोला है ना, एन एंटरप्राइज इनकट कॉस्ट टू डेवलप एंड प्रोड्यूस ए रूटीन लो रिस्क कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। तो अगर कोई नया प्रोडक्ट ये लोग डेवलप कर रहे हैं तो उसमें रिसर्च का खर्चा होगा, फिर उसके बाद डेवलपमेंट फेज आएगा। तो बोल रहे फेज 2 कंप्लीट होने के बाद प्रोडक्ट जो है टेक्निकली फिजिबल हुआ है मार्केट के लिए, ठीक है। तो ये जो है इसके पहले का जो फेज है वो डेवलपमेंट के आगे का फेज है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, रिसर्च का मतलब क्या होता है, ये देखो यहाँ पर डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ मॉडल, डिजाइन ऑफ टूल्स मोल्ड्स इन्वॉल्विंग न्यू टेक्नोलॉजी, डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ पायलट प्लांट, ठीक है। तो इसका मतलब फेज 2 के बाद से इनका डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हुआ। तो इसके पहले जितना भी खर्चा है ये हमारे कहाँ पर जाएगा, पीएल में जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये डेवलपमेंट के पहले का खर्चा है। फिर यहाँ पर बोला है अदर कोडिंग कॉस्ट, ठीक है, कोडिंग कॉस्ट। अब फेज 2 के बाद का जो कॉस्ट है, फेज 2 के बाद का जो कॉस्ट है वो हम लोग का डेवलपमेंट फेज का कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डेवलपमेंट फेज का कॉस्ट हम लोग का क्या हो जाता है, उस एक्सपेंसेस को हम लोग कैसे करेंगे, उस एक्सपेंसेस को हम लोगों को एज एन एसेट रिकॉग्नाइज करना है। तो एसेट के लिए किया गया कॉस्ट, मतलब हम लोग इसको बोलेंगे कि हम लोग कैपिटलाइज्ड करेंगे, ठीक है। ये वाला भी हम लोग कर लेंगे कैपिटलाइज, क्योंकि फेज 2 के बाद का है टेस्टिंग कॉस्ट, ये भी हम लोग का कैपिटलाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर बोला है प्रोडक्ट मास्टर्स फॉर ट्रेनिंग मेटेरियल, ठीक है। तो हम लोगों ने प्रोडक्ट मास्टर्स फॉर ट्रेनिंग मेटेरियल फेज 5, ठीक है। तो ये देखो ये जो ट्रेनिंग मेटेरियल है ये हम लोग का कोई एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देते हैं तो वो हमारे पीएल में जाता है, वो भी लिखवाएंगे, वो शायद नहीं लिखवाया था लास्ट क्लास में कि कौन कौन सा हम लोग का पीएल में जाएगा। तो अगर हम लोग एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, तो वो हम लोग का कहाँ पर जाता है, पीएल में जाता है। लेकिन ये जो ट्रेनिंग का बात हो रहा है ना, ये एम्प्लॉय को ट्रेनिंग नहीं दे रहे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए हम लोग जो है काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का ये एक्चुअली है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ट्रेनिंग, इसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ट्रेनिंग, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये सब लिखा हुआ है नीचे, हम दिखा देंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ट्रेनिंग ये हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटलाइज, तो पीएल में नहीं जाएगा, कैपिटलाइज्ड होगा, ठीक है। पैकिंग द प्रोडक्ट, ये बोला है कि प्रोडक्ट का पैकिंग, पैकिंग द प्रोडक्ट, ये फेज 6 है, ये हम लोग का कहाँ पर जाएगा, तो पैकिंग द प्रोडक्ट ये वाला हम लोग का खर्चा जाना चाहिए, जो 16,500 का है वो हम लोग का पीएल में जाना चाहिए, ठीक है। ये हम लोग का पीएल में जाएगा क्योंकि ये हम लोग का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस होता है, ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस होगा, ये हम लोग का डेवलपमेंट फेज के बाद का नहीं हो रहा है। मतलब डेवलपमेंट फेज के बाद का खर्चा तो है लेकिन पार्ट ऑफ सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि देखो प्रोडक्ट पैकिंग का खर्चा बोला है। तो हमें यही बताना है कि कौन सा खर्चा कहाँ पर जाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हम दिखा देते, पढ़ के समझा देते और एक बार। तो रूल्स इतना याद रखना है कि अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं तो जब तक डेवलप नहीं हो रहा है उसके पहले का सारा खर्चा पीएल में जाएगा, उसके बाद का खर्चा हम लोग कैपिटलाइज करेंगे। और अगर कोई सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड खर्चा है तो फिर वो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हेड में जाएगा।
अब देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से आंसर को लिखा हुआ है। तो यहाँ पर बोल रहा है, देखो, एज पर 26 कॉस्ट इनकर्ड इन क्रिएटिंग ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट शुड बी चार्ज टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखो, जब हम लोग कुछ क्रिएट कर रहे हैं तो वो पूरा खर्चा रिसर्च डेवलपमेंट एक्सपेंसेस बोल के आता है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें ये बता रहा है कि रिसर्च पे किए गए खर्चे को पीएल में डालो, डेवलपमेंट फेज पे किए गए खर्चे को एसेट मानो। ठीक है, व्हेन इनकर्ड अंटिल टेक्नोलॉजिकली फिजिबली एसेट रिकॉग्नाइज्ड क्राइटेरिया हैज बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर द प्रोडक्ट। मतलब इसको रिसर्च डेवलपमेंट खर्चा बोलते हैं जब तक एसेट हमारा रेडी टू यूज नहीं हो जाता है। टेक्नोलॉजिकल फिजिबल एसेट रिकॉग्नाइज्ड क्राइटेरिया हैव बीन एस्टैब्लिश्ड अपॉन कंप्लीशन ऑफ डिटेल प्रोग्राम डिजाइन कोडिंग एंड टेस्टिंग। इन दिस केस जो 90,000 है, 90,000 मतलब पहला दो जो खर्चा था, ठीक है, 90,000 हम दिखा देते, पहला दो जो खर्चा था ना, जिसको मैंने बोला पीएल में चार्ज करो, क्या बोला है, देखो, 90,000 वुड बी रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस, 50,000 फॉर completion of detailed program design and 40,000 for coding and testing to establish technological feasibility asset recognition criteria। ठीक है, तो जब तक ये रिकॉग्नाइज होने के लिए केपेबल नहीं है या फिर जब रिसर्च मोड में है, तब का किया गया सारा खर्चा हम लोग का पीएल में जाएगा। कॉस्ट इनकट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी और एसेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया अंटिल द टाइम व्हेन द प्रोडक्ट कॉस्ट आर इनकर्ड आर कैपिटलाइज्ड एज सॉफ्टवेयर कॉस्ट। तो देखो, जो मैंने यहाँ पर लिखा था वही चीज, अब जैसा क्वेश्चन दिया उस हिसाब से इन्होंने लैंग्वेज जो है लिख दिया है। ठीक है, तो जब तक हमारा रिसर्च चल रहा है तब तक एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इन पीएल, और उसके बाद हो जाएगा वो हम लोग का एक्सपेंस जो है रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर ये 63,000, 18,000 और 19,500 ये पूरा हम लोग का कैपिटलाइज्ड हो जाएगा। पैकिंग कॉस्ट जो है वो हमें पीएल में चार्ज करना पड़ेगा, या फिर तुम लोग बोल सकते हो कि इसे हम लोग सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड मान रहे हैं, सो चार्ज टू पीएल, ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो। तो ये फेज के अकॉर्डिंग हो गया, इलास्ट्रेशन 12। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 13 में, एज पर प्रोविजन ऑफ एस 26 हाउ डू यू डील द फॉलोइंग सिचुएशन। इस सिचुएशन से हम लोग कैसे डील करेंगे। अच्छा, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला है। पहला हम लोग को बोला है कि एज पर 23 लाख पेड बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टू द लीगल एडवाइजर फॉर डिफेंडिंग द पेटेंट ऑफ ए प्रोडक्ट इज ट्रीटेड एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। बोल रहा है कि हम लोगों ने एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, जिसने अपने लीगल एडवाइजर को 23 लाख पे किया है, ठीक है, ताकि वो अपने जो पेटेंट है उसको डिफेंड कर पाए ऑफ ए प्रोडक्ट इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन्होंने ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट किया, हमें बताना है कि इन्होंने सही किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो अपने पेटेंट को बचाने के लिए, मतलब डिफेंड करने के लिए इन्होंने किया है। तो देखो क्या बोल रहा है, एज पर 26 इंटेंजिबल एसेट सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑन एन इंटेंजिबल। ये तो सब्सिक्वेंट हो गया ना, मतलब पेटेंट मेरे पास है तो इसका मतलब ये ऑलरेडी एज ए इंटेंजिबल एसेट हमारे पास रिकॉर्डेड है, लेकिन अगर हमें इसके लिए फिर से सब्सिक्वेंट कोई एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है आफ्टर इट्स परचेज और इट्स कंप्लीशन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस व्हेन इट इज इनकर्ड। जैसे फिक्स्ड एसेट के लिए होता है, मैंने एक लैपटॉप खरीद लिया, वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब वो लैपटॉप खराब हुआ मान लो, तो मैंने उसको रिपेयर करवाया। अब रिपेयर का भी ना रूल्स ऐसा था, अगर तुम लोगों ने कभी कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ा है, कि रिपेयर अगर हम लोग का ऐसा है कि जो एसेट है उसका, उससे जो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है उसके पैटर्न में ही चेंजेस हो गया। पहले हमें अगर उस एसेट से 1 लाख का बेनिफिट हो रहा था, उसको रिपेयर करवाने पे अगर हमें 1.5 लाख का बेनिफिट होना स्टार्ट हो गया, मतलब अगर हमें जो इनकम हो रहा था उसके पैटर्न में चेंजेस दिख रहा है, वो अपवर्ड दिख रहा है, तो फिर हम लोग उस खर्चे को कैपिटलाइज करते हैं। लेकिन अगर वो सिंपल एक खर्चा है कि भाई, मतलब ऐसा तो देखो यूज करोगे तो खराब होगा, उसका अगर कोई खर्चा है तो वो हम लोग का एक्सपेंस ट्रीट होता है। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि अगर कंप्लीट हो गया था मेरा मतलब जो इंटेंजिबल एसेट मैंने बनाया था या फिर मैंने परचेज किया था, उसके बाद अगर हम लोग कुछ खर्चा कर रहे हैं, नॉर्मली उसे एक्सपेंसेस बोल के ट्रीट किया जाता है, अनलेस, लेकिन इट इज प्रोबेबल दैट द एक्सपेंडिचर विल एनेबल द एसेट टू जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इन एक्सेस ऑफ इट्स ओरिजिनल एसेट स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। यही बात मैंने अभी तुम लोग को बताया कि
अगर ऐसा हुआ कि इकोनॉमिक बेनिफिट पहले जो मिल रहा था उससे ज्यादा मिल रहा है, तब लेकिन वो एक्सपेंस ट्रीट नहीं होगा। ये चीज तुम लोग कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो पॉइंट होता है वो जब सीखते हैं हम लोग स्टार्टिंग में, सेम यही वाला चीज वहां पर भी सीखते हैं। तो बोल रहा है it is probable that the expenditure will enable the asset to generate future economic benefit in excess of its original assets standard of performance। अगर ऐसा हुआ तो, या फिर expenditure can be measured and attribute to the asset reliably if these conditions are met, the subsequent expenditure should be added to the cost of intangible asset। अगर इस तरीके का कोई कंडीशन होता है तो फिर हम लोग उसको एसेट के कॉस्ट में ऐड करते। जैसे मैंने बोला कि मैंने कंप्यूटर ठीक करवाया, तो वो कंप्यूटर का जो मान लो मैंने उसमें एक जो है ज्यादा, मतलब ज्यादा कैपेबिलिटी का मैंने रैम लगा दिया तो उसका स्पीड बढ़ गया। तो पहले से अगर मुझे उससे प्रोडक्शन ज्यादा मिल रहा है, पहले हम जितने स्पीड में लैपटॉप में काम कर पाते थे, क्लास क्लास को जो है अपलोड डाउनलोड कर पाते थे, उससे भी ज्यादा स्पीड में चल रहा है, तो फिर ये खर्चा मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, अदरवाइज रेवेन्यू होगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है। तो अगर कैपिटल हुआ तो एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा, रेवेन्यू हुआ तो फिर वो पीएल में जाएगा। अब जो लीगल कॉस्ट वाला था, इन द गिवन केस द लीगल एक्सपेंसेस टू डिफेंड द पेटेंट ऑफ ए प्रोडक्ट अमाउंटिंग 23 लाख, वो कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग लॉयर को जो दे रहे हैं अमाउंट, उससे हमारे पेटेंट के यूज में या फिर पेटेंट से जो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है वो थोड़ी ना हमारे लिए चेंज हो जाएगा। इसीलिए ये हम लोग का सीधा सीधा कहां पर चार्ज हो जाएगा, ये हम लोग का पीएल में चार्ज हो जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो पॉइंट टू, वही एक ही पॉइंट पे हमें सारा चीज बताना है, इसीलिए एकदम स्टार्टिंग में पॉइंट बता दिए, उसके हिसाब से हमें ये सारे आंसर्स बताते जाने। फिर देखो यहाँ पर क्या बोला है सेकंड नंबर पे, ड्यूरिंग द ईयर 2001-2002 ए कंपनी स्पेंड 7 लाख फॉर पब्लिसिटी एंड रिसर्च एक्सपेंस ऑन वन ऑफ इट्स न्यू consumer product which was market in the same accounting year but proved to be failure। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग का इलास्ट्रेशन 2 इसी चैप्टर में था। तो कंपनी ने 2001-2002 में 7 लाख का खर्चा किया है अपना कोई प्रोडक्ट के पब्लिसिटी में और रिसर्च एक्सपेंसेस में। तो पहला बात है, अभी हम लोगों ने देखा कि रिसर्च पे किया गया सारा खर्चा हम लोग का पीएल में चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो न्यू प्रोडक्ट के लिए किया था बट वो प्रोडक्ट जो है फेलियर हो गया। अब फेलियर हो या सक्सेस हो, रिसर्च फेज पे किया गया खर्चा या पब्लिसिटी के दौरान किया गया कोई भी खर्चा हम लोग का पीएल में जाना चाहिए। ठीक है, तो पब्लिसिटी वाला हम लिखवा देंगे अभी कौन कौन सा जाना चाहिए, बाकी रिसर्च का हमें पता है, तो रिसर्च के साथ जोड़ के क्वेश्चन दिया है, तो रिसर्च का खर्चा तो हम लोग का पीएल में जाएगा, और ये वाला भी हम लोग का पीएल में जाता है। द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू एक्सपेंस द इंटायर अमाउंट 7 लाख इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002 बिकॉज नो बेनिफिट विल अराइज इन फ्यूचर। और वैसे भी वो तो मेरा एसेट कंसीडर होगा ही नहीं, क्योंकि वो डेवलपमेंट फेज में आया ही नहीं, प्रोडक्ट ही फेलियर हो गया, तो उससे फ्यूचर इकोनॉमिक अगर बेनिफिट नहीं मिलेगा तो फिर वो मेरा इंटेंजिबल एसेट हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इंटेंजिबल एसेट कैसे होगा। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं पॉइंट नंबर 3 में क्या बोला। यहाँ पर बोला है कंपनी स्पेंड 25 लाख इन द पास्ट 3 इयर्स टू डेवलप ए प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए 25 लाख पास्ट 3 इयर्स में उन्होंने खर्चा किया है। दीज एक्सपेंसेस वेयर चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिंस दे डिड नॉट मीट एज 26 क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन। मतलब रिसर्च फेज में ही होगा। एज 26 क्या बोल रहा है, जब तक रिसर्च फेज में है तब तक का किया गया खर्चा पीएल में चार्ज करना है। इन द करेंट ईयर अप्रूवल ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी हैज बीन रिसीव्ड। द कंपनी विशेस टू कैपिटलाइज 25 लाख बाय डिस्क्लोजिंग इट एज प्रायर पीरियड आइटम। मतलब कंपनी बोल रही है कि पहले तो हम लोगों ने इसको पीएल में चार्ज किया। क्यों चार्ज किया, क्योंकि कंपनी बोल रही है कि हम लोग ये एक प्रोडक्ट है जिसको डेवलप कर रहे थे, तो वो डेवलप फेज के पहले का डेवलप कर रहे हैं, डेवलप तो नहीं हुआ है, तो फिर बिफोर द डेवलपिंग फेज है, तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में सारे खर्चे को इन्होंने दे दिया। क्योंकि एज 26 तो वही बोल रहा है कि हम लोग जब तक डेवलप नहीं होगा कैपिटलाइज नहीं कर पाएंगे। अब करेंट ईयर में इसका अप्रूवल मिल गया। अब ये लोग बोल रहे हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे, 25 लाख को जो है प्रायर पीरियड आइटम का, मतलब इसके पहले जो हम लोगों ने केस पढ़ा था प्रायर पीरियड आइटम, मतलब अगर हम लोग कुछ
कुछ रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, कुछ भूल गए हैं, तो ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग 25 लाख भूल गए हैं, उसको चार्ज करना, कैपिटलाइज करना अभी करेंगे, लेकिन 25 लाख कैपिटलाइज्ड क्यों होगा, ठीक है, वो तो हम लोग का रिसर्च फेज का ही था, तो ये हम लोग का एक्सपेंस बोल के ही रिकॉर्ड होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अभी हम लोग उसे रिकॉर्ड कर देंगे, कैपिटलाइज कर देंगे, पहले नहीं किया था ये बोल के कि हम लोगों ने पहले नहीं किया था, हम लोग भूल गए थे, तो ऐसा चलेगा कि नहीं। तो देखो क्या बोल रहा है, एज पर एस 26 एक्सपेंडिचर ऑन एन इंटेंजिबल item that was initially recognized as an expense by a reporting enterprise's previous annual financials should not be recognized as part of the cost of an intangible asset at a later date. Thus, the company cannot capitalize the amount of 25 lakh and it should be recognized as an expense. क्योंकि देखो ये कैपिटलाइज्ड कैसे हो सकता है, क्योंकि जब ये खर्चा किया गया था तब तो वो डेवलपिंग फेज में चल रहा था, वो डेवलप थोड़ी हो गया था। आफ्टर डेवलपमेंट फेज का अगर खर्चा होता तो वो प्रायर पीरियड आइटम बोल के कैपिटलाइज्ड कर सकते थे, बट यहाँ पर तो ये पॉसिबल नहीं है। तो वही बोला है कि एक्सपेंडिचर जो भी कर रहे हैं इंटेंजिबल आइटम पे, दैट वाज इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस बाय रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, पहले उन्होंने एक्सपेंस बोल के उसको जो है रिकॉग्नाइज्ड किया था प्रीवियस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन एसेट, कॉस्ट ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट एट ए लेटर डेट। तो फिर उसके बाद ये उसी खर्चे को कैसे एसेट के कॉस्ट में ऐड कर सकती, वो तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या बोला है, फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में, a company with a turnover of 200 crore and an annual advertising budget of 50 lakh had taken up for the marketing of a new product by a company। तो एक कंपनी है जिसका सेल है 200 करोड़ और उसने अपना पूरे साल भर का एडवर्टाइजमेंट का बजट कर रखा है 50 लाख, ठीक है, हैड टेकन अप फॉर द मार्केटिंग ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट। और ये जो 50 लाख का खर्चा इन्होंने बजट बनाया ना, ये मार्केट में एक नया प्रोडक्ट ये ला रहे हैं तो उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए किया है। इट वाज एस्टिमेटेड दैट द कंपनी वुड हैव एनुअल टर्नओवर 20 करोड़ फ्रॉम द न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। तो इनको ये एस्टिमेटेड करके लग रहा है कि कंपनी को और भी इससे 20 करोड़ का इस न्यू प्रोडक्ट से अर्निंग हो सकता है। द कंपनी हैड डेबिटेड टू इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 50 लाख इनकर्ड ऑन एक्सटेंसिव स्पेशल इनिशियल एडवर्टाइजमेंट कैंपेन फॉर द न्यू प्रोडक्ट। तो कंपनी बोल रही है कि जो एडवर्टाइजमेंट का 50 लाख का खर्चा है वो पूरा का पूरा जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर को जो है पीएल में डेबिट कर देंगे, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा वैसे भी पीएल में ही जाएगा, अभी हम लिखवाएंगे, तीन चार लिस्ट है जो कि हमेशा पीएल में ही जाएगा, ठीक है, हमेशा पीएल में ही जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में सिंपल ये बोला है कि कंपनी का एक नया प्रोडक्ट वो लॉन्च करने वाली है जिसके पीछे वो 50 लाख रुपए का एडवर्टाइजमेंट का बजट बना रखी है, ठीक है, और उनको 200 करोड़ का जो है सेल होगा, और मतलब 200 करोड़ का सेल हो रहा है, और ये प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद इनको 20 करोड़ का सेल और हो सकता है, ऐसा इनका मानना है। तो ये बोल रहे हैं कि 50 लाख का एक्सपेंडिचर जो है हम लोग क्या करेंगे, पीएल में चार्ज करेंगे। तो ठीक है, कर सकते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। देखो यहाँ पर बोला है expenditure of 50 lakh on advertisement and promotional activities should always be charged to profit and loss statement। ये always profit and loss statement में जाएगा, ठीक है। Hence the company has done the correct treatment by debiting the sum of 50 lakh to profit and loss account, क्योंकि advertisement या promotional expenses का खर्चा always हम लोग का statement of PL में जाएगा। अब हम जो है दो तीन expenses का लिस्ट लिखाएंगे, चार या पांच होगा, जो हमेशा हम लोगों को जो है पीएल में ही चार्ज करना है। एज 26 ने ये रिकमेंड किया हुआ है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में वो लिखा नहीं था, चलो अभी हम तुम लोग को लिखवा देते हैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो लिखो एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर incurred but no intangible asset, but not intangible
but not add to the cost of intangible asset। मतलब कैपिटलाइज नहीं होगा। ऐसा कौन कौन सा खर्चा होता है? द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर should always be recognized as एन एक्सपेंस। ऑलवेज एक्सपेंस ही ट्रीट करना है। अगर ये पॉइंट आ जाए तो तुम लोग जस्ट उसको एक्सपेंस ट्रीट कर देना, कुछ दूसरा सोचने का ही जरूरत नहीं। जैसे कि ट्रेनिंग एक्सपेंस, अगर हम लोग अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो ट्रेनिंग एक्सपेंसेस जो है वो हम लोग का ऑलवेज एक्सपेंडिचर ट्रीट होगा। ठीक है, वो हमारे फिक्स्ड एसेट मतलब एसेट के कॉस्ट में ऐड नहीं होगा कि हम लोग कोई एसेट डेवलपमेंट करने के लिए एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो हमारा जो है इंटेंजिबल एसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ट्रेनिंग देने के बाद हमारे ऊपर एम्प्लॉय का कोई कंट्रोल नहीं है, वो चाहे तो हमें छोड़ के जा सकता है। ठीक है, तो इंटेंजिबल एसेट या मतलब टेंजिबल, दोनों के केस में क्या होना चाहिए? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना चाहिए। मैंने एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दिया, अब वो अगर मेरे साथ जुड़ा हुआ नहीं रहेगा तो उसको दिया गए ट्रेनिंग का फायदा हम कैसे ले सकते हैं? तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग एम्प्लॉय को उस तरीके से कंट्रोल थोड़ी ना कर सकते कि आप हमारा काम छोड़ के नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो ट्रेनिंग एक्सपेंसेस जब हम लोग किसी एम्प्लॉय के ऊपर कर रहे हैं तो वो हम लोग का हमेशा जो है पीएल का खर्चा होता है। फिर हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, किसी भी तरीके का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस या फिर प्रोमोशन एक्सपेंस। ठीक है, प्रोडक्ट प्रमोशन का एक्सपेंस, ये हमेशा हम लोग का पीएल में जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का कभी भी एसेट के कॉस्ट में नहीं होगा। कोई बिजनेस का स्टार्टअप कॉस्ट ये भी हम लोग का पीएल में जाएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर पे लिखेंगे एक्सपेंसेस ऑफ रीलोकेशन और रीऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी। एक्सपेंसेस ऑफ रीलोकेशन, हम लोगों ने अपने बिजनेस को रीलोकेट किया, और और रिकॉग्निशन एक्टिविटी, इस तरीके का खर्चा हम लोग का पीएल में जाएगा। मतलब बेसिकली रेवेन्यू की तरह ट्रीट होगा। रिसर्च, ये तो पहले ही अलग से बता रखा है, फिर भी यहाँ पर लिख देते, रिसर्च फेज एक्सपेंस। रिसर्च फेज में किए गए कोई भी एक्सपेंसेस हम लोग का जो है वो ट्रीट हो जाएगा पीएल में। ठीक है, और लास्ट हो जाएगा, नहीं बस ये यही है। ठीक है, और कुछ नहीं होगा, बस इतना ही है। तो ये जो भी खर्चा है कभी भी हमें दिखे तो वो हमें सिंपल क्या करना है? पीएल में चार्ज कर देना है। ठीक है, और कहीं चार्ज नहीं होगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर दो एग्जाम्पल है वो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, हम एक बार बता देते हैं। इसमें से दो एग्जाम्पल ऐसा है जो अभी नहीं करेंगे, AS28 के साथ वो ज्यादा मैच होता है क्वेश्चन, तो वहां पर हम लोग कर सकते हैं। तो ये देखो, ये लास्ट यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ये वाला। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है ये हमारे AS28 को ज्यादा मैच करता है। एक मिनट देख लेते हैं। अच्छा नहीं, ये वाला देखो, एक कंपनी विद अ टर्नओवर ऑफ 250 करोड़, ये वही वाला क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखा। एंड एन एनुअल एडवर्टाइजमेंट बजट ऑफ 2 करोड़। अब यहाँ थोड़ा वैल्यू चेंज कर दिया है, एडवर्टाइजमेंट 2 करोड़ का है, टेकन अप द मार्केटिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट, इट वाज एस्टिमेटेड दैट द कंपनी वुड हैव टर्नओवर 25 करोड़ फ्रॉम द। अच्छा, ये वाला तुम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, ये इलास्ट्रेशन 3 है। ठीक है, ये हम लोगों ने किया था, सेम वही वाला क्वेश्चन एज ए इलास्ट्रेशन 3 दिया था। इलास्ट्रेशन 2 भी हम लोगों ने किया था, 1 भी हम लोगों ने कर लिया था। एग्जाम्पल्स कुछ है वो हम दिखाते हैं, देखो थोड़ा नया पॉइंट है तो वो भी बता देते हैं। तो ये जो एग्जांपल है ना, ये AS28 के अकॉर्डिंग है। तो AS28 में इम्पेयरमेंट लॉस होता है, जो हम लोगों ने यहाँ पर भी देखा था, बट वहां पर अलग से होगा। तो ये क्वेश्चन AS28 का है जो कि यहाँ दिया हुआ है। तो हम लोग
उसको जब पढ़ेंगे एज 28 तभी इस क्वेश्चन को कर सकेंगे। यहाँ पर बोला है देखो, द कंपनी एक्स, ये वाला एग्जांपल देखो, बोल रहा है कि कंपनी एक्स हैज परचेज्ड ए कॉपीराइट टू प्रोड्यूस ए सेफ्टी इक्विपमेंट फॉर सेल इन द मार्केट। कंपनी ने कॉपीराइट ले लिया है, ठीक है, ताकि वो सेफ्टी इक्विपमेंट परचेस कर सके और सेफ्टी इक्विपमेंट प्रोड्यूस करके मार्केट में बेच सके। तो एक इक्विपमेंट प्रोड्यूस करके मार्केट में बेचना है, उसके लिए कॉपीराइट ले रखा है। द राइट्स हैव बीन ऑब्टेन फॉर 10 years, मतलब इस राइट का जो लाइफ है वो 10 years है। हेंस कंपनी इज एमोर्टाइजिंग द इंटेंजिबल एसेट इन 10 years। तो कंपनी बोल रही है कि हम इसका जो डेप्रिसिएशन यानी एमोर्टाइजेशन है वो 10 years तक करते जाएंगे। आफ्टर 7 years, ड्यू टू चेंज इन द इन्वायरमेंटल लॉ, सेफ्टी इक्विपमेंट प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी आर ओनली कंसिडर्ड वैलिड। बोल रहा है कि पहले वाले टेक्नोलॉजी से जो सेफ्टी इक्विपमेंट बना है वो अब मार्केट में नहीं बेच सकते हो, क्योंकि वो वैलिड नहीं रहा। किसने बोला? लॉ ने बोला, ठीक है, इन्वायरमेंटल लॉ ने बोला कि जो नया टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके जो बनाएंगे वही बेच सकते, नहीं बाकी लोग नहीं बेच सकते। तो इन्होंने सोचा था कि हमारे पास जो कॉपीराइट है उसको हम लोग 10 साल यूज कर सकेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। लेकिन आफ्टर 7 years, 7 years बाद, 1 2 3 4 5 6 7 7 years बाद एक नया लॉ आ गया जिसके हिसाब से न्यू टेक्नोलॉजी यूज करके जो ये इक्विपमेंट बना रहे वही मार्केट में उसे बेच सकते, बाकी लोग नहीं बेच सकते, ऐसा बोल रहा है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तो जो भी कॉपीराइट्स का वैल्यू था वो 7 years तक राइट ऑफ हो चुका, ठीक है। इसके बाद अब वो एसेट हमारे किसी काम का ही नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग वो एसेट हमारे लिए अब यूजफुल नहीं रहा, क्योंकि कॉपीराइट के बिना हम लोग तो सेफ्टी इक्विपमेंट को बेच नहीं सकते, लेकिन हमारे पास जो कॉपीराइट है वो इनवैलिड हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस सिचुएशन में? यहाँ पर जो कैरिंग वैल्यू है, कैरिंग वैल्यू मतलब बचा हुआ वैल्यू है कॉपीराइट का, उसको मुझे कर देना है राइट ऑफ। देखो, इन द अबव सिनेरियो द कंपनी नीड टू राइट ऑफ द बैलेंस अमाउंट इन द ईयर ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ। जिस साल वो लॉ इंप्लीमेंट हुआ उसी साल हमें उस एसेट के वैल्यू को राइट ऑफ कर देना है पूरा पूरा, क्योंकि हम लोग आगे उसको राइट ऑफ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो एसेट हमारे लिए अब इनवैलिड हो गया, ठीक है। क्योंकि वो एसेट और हमारे लिए कोई काम का नहीं रहा, क्योंकि वो अनयूज्ड हो गया है, ठीक है, उसका यूजफुलनेस खत्म हो गया, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग उसे क्या करेंगे? पूरा पूरा राइट ऑफ कर देंगे, ये बोला है। अच्छा, अब यहाँ पर एक जो क्वेश्चन है ये वाला देखो यहाँ पर क्या बोला है। यहाँ पर बोला है कि एन एंटरप्राइज हैज परचेज्ड एन एक्सक्लूसिव राइट टू जेनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर फॉर 60 years। तो कंपनी के पास एक राइट्स कंपनी ने लिया है, ठीक है, जिसके बदौलत कंपनी क्या कर सकती है? पावर जनरेट कर सकती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर 60 years तक। द कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर आर मच लोअर देन द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग पावर फ्रॉम ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज। बोल रहा है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इसीलिए इन्होंने लिया है क्योंकि इसका कॉस्टिंग काफी कम होता है। अगर किसी ऑल्टरनेट रिसोर्सेज से हम लोग पावर जनरेट करें उस पर खर्चा काफी ज्यादा होता है। It is expected that the geographical area surrounding the power station will demand a significant amount of power from the power station for at least 60 years। बोल रहा है कि जहां पर ये पावर स्टेशन लगा हुआ है उसके आसपास का जियोग्राफिकल एरिया ऐसा है कि लग रहा है कि डिमांड जो है इस सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पावर फ्रॉम द पावर स्टेशन फॉर एटलीस्ट, मतलब अगले 60 साल तक जो है इससे पावर जनरेट करने का जरूरत पड़ेगा। मतलब इस एसेट को हम लोग एटलीस्ट 60 years यूज कर सकते। 60 years तो डिमांड दिख रहा है। द एंटरप्राइज एमोटाइज द राइट to generate power over 60 years unless there is evidence that its useful life is shorter। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें क्या बता रहा है पता है? ये इसका आंसर है एक्चुअली। ये हम लोग को बता रहा है, देखो मैंने तुम लोग को एक पॉइंट लिखवाया था कि नॉर्मली एक जो इंटेंजिबल एसेट है लॉ के अकॉर्डिंग इसका यूजफुल लाइफ जो है ना वो 10 years होता है, ठीक है, AS 26 के अकॉर्डिंग, ये मैंने लिखवा दिया। और अगर लाइफ हम लोग का 10 years से ज्यादा है तो कंपनी को उसका एविडेंस देना पड़ेगा, ठीक है। अगर कंपनी के पास एविडेंस है तो ही कंपनी बोल सकती है कि उस एसेट का लाइफ 10 years से ज्यादा है, ठीक है। तो ये देखो ये पॉइंट भी हम थोड़ा सा लिखवा देते हैं तुम लोगों को। मैंने 10 years है वो तो लिखवाया है, लेकिन एविडेंस के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है वो पॉइंट भी हम एड ऑन करवा देते हैं। तो देखो यहाँ पर ये वाला पॉइंट नोट डाउन कर लेते हैं, लिखो यूजफुल लाइफ ऑफ इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट।
तो पहला पॉइंट है एज पर AS 26 द मैक्सिमम लाइफ ऑफ इंटेंजिबल एसेट, मैंने ऐसे लिख दिया, इक्वल 10 ईयर्स। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग? AS 26 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा, और अगर लाइफ कैन बी मोर देन 10 ईयर्स, ये भी हो सकता है, कैन बी मोर देन 10 ईयर्स, 10 साल से ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये कब माना जाएगा? ओनली व्हेन कंपनी हैज एविडेंस। अगर कंपनी के पास एविडेंस है कि इसका लाइफ जो है 10 ईयर से ज्यादा होगा, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। और इसमें एक पॉइंट ऐड कर लो, एज पर एस 14, ठीक है, जो कि एमलगमेशन वाला है, गुडविल जो है, गुडविल लिखा है मैंने, शुड बी amortized ओवर 5 ईयर। ठीक है, तो अगर एमलगमेशन हो रहा है, इसका भी मैंने लास्ट क्लास एग्जांपल दिया था। अगर हम लोग किसी का बिजनेस परचेस कर रहे हैं, मैंने बोला था एक 20 रुपए का पिन 25 में कर रहे हैं तो 5 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो दैट इज द गुडविल। तो एमलगमेशन के केस में क्या होता है, अगर हमारे पास गुडविल है तो उसको एमोटाइज करना पड़ेगा 5 ईयर्स के अंडर। ठीक है, ये पॉइंट एस 14 में बोला हुआ है। ठीक है, तो यूजफुल लाइफ ऑफ इंटेंजिबल एसेट, जो भी हम लोग इस पे 3-4 पॉइंट मिलेगा वो पढ़ेंगे। तो नॉर्मली 10 ईयर्स होता है, ये लास्ट क्लास में लिखवाया था। और अगर कंपनी के पास एविडेंस है तो फिर वो 10 ईयर्स से ज्यादा भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर वही आंसर दिया है। तो इन्होंने तो बोला 60 ईयर्स, 10 ईयर्स से ज्यादा हो गया जो इनके पास राइट्स है उसका वैल्यू। तो एंटरप्राइज एमोटाइज द राइट टू जनरेट पावर ओवर 60 ईयर्स अनलेस देयर इज एविडेंस दैट इट्स यूजफुल लाइफ इज शॉर्टर। ठीक है, तो अगर इनके पास एविडेंस नहीं है कि मतलब ये 60 साल तक चलेगा, तो फिर ये उतने दिन एमोटाइजेशन नहीं कर सकते। और अगर इनके पास एविडेंस है कि हाँ इसका लाइफ जो है और भी ज्यादा हो सकता है, मोर देन 10 ईयर्स, जैसे कि ये 60 ईयर्स बोल रहा है, तो ये उतने दिन डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे, यही चीज बोला है। फिर यहाँ पर देखो बोल रहा है एन एंटरप्राइज हैज परचेज्ड एन एक्सक्लूसिव राइट टू ऑपरेट ए टोल मोटरवे फॉर 30 ईयर्स। अब देखो ये जो है राइट्स यानी इंटेंजिबल एसेट, अब इसका लाइफ बोल रहा है मोर देन 10 ईयर्स। ठीक है, तो अब मोर देन 10 ईयर्स तभी हो सकता है जब इनके पास कोई एविडेंस है। देयर इज नो प्लान टू कंस्ट्रक्ट ऑल्टरनेटिव रूट्स इन द एरिया सर्व्ड बाय द मोटरवेज। बोल रहा है कि और कोई ऑल्टरनेटिव रूट नहीं है जहां से जो है गाड़ी वाड़ी जाएगा। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द मोटरवे विल बी इन यूज फॉर एटलीस्ट 30 ईयर्स। ठीक है, तो 30 ईयर्स तक ये जो है टोल मोटरवे यूज होता जाएगा। ठीक है, तो द एंटरप्राइज एमोटाइज द राइट टू ऑपरेट द मोटर ओवर 30 ईयर्स अनलेस देयर इज एविडेंस दैट इट्स यूजफुल लाइफ इज शॉर्टर, वही बात बोला है। ठीक है, तो एविडेंस अगर इनके पास ऐसा मतलब ऐसा एविडेंस होना चाहिए कि ये 10 ईयर्स से ज्यादा होगा, तो इसलिए बोल रहे हैं अनलेस देयर इज एविडेंस दैट इट्स यूजफुल लाइफ इज शॉर्टर। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पर बोला है इफ कंट्रोल ओवर द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम एन इंटेंजिबल एसेट इज अचीव्ड थ्रू लीगल राइट्स दैट हैव बीन ग्रांटेड फॉर ए finite period, the useful life of the intangible asset should not exceed the period of legal rights unless the legal rights are renewable and renewal is virtually certain। मतलब क्या बोल रहा है कि if control over future economic benefit from an intangible asset is अचीव्ड, मतलब अगर हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या मिलेगा इंटेंजिबल एसेट से, उस पे अगर हम लोग कंट्रोल अचीव कर ले। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि थोड़ी देर पहले कि हम लोगों ने कोई इंप्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया, तो उससे जो ट्रेनिंग का जो खर्चा हुआ है ना, वो हम लोग इंटेंजिबल एसेट बोल के नहीं रिकॉर्ड कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो एक्सपेंसिव दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इंप्लॉय पे हम लोग जो है कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इंप्लॉय को दिया गया ट्रेनिंग से जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा वो हमें मिलेगा ही मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर हम लोगों के इससे हम लोग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो इंटेंजिबल एसेट से मिलने वाला है वो कंट्रोल कर ले रहे हैं थ्रू लीगल राइट्स दैट हैव बीन ग्रांटेड फॉर ए फाइनाइट पीरियड, द यूजफुल लाइफ ऑफ द इंटेंजिबल एसेट शुड नॉट एक्सीड्स द पीरियड ऑफ लीगल राइट्स। बोल रहा है कि इंटेंजिबल एसेट का जो लाइफ है
वो एक्सीड नहीं करना चाहिए लीगल राइट्स। जैसे मान लो जो लीगल राइट्स के बेसिस पे हम लोगों ने फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट को कंट्रोल में लाया है वो है 10 ईयर्स। अब हम बोलेंगे मेरा एसेट का लाइफ है 12 ईयर्स, ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है कि अनलेस द लीगल राइट्स आर रिन्यूएबल एंड लेकिन हाँ होगा अगर हम वो लीगल राइट्स को रिन्यू करें। मतलब सीधा बात है, मैंने एक पेटेंट 10 साल का करवाया तो पेटेंट के बेसिस पे हम जो चीज बना रहे वो नो हाउ के बेसिस पे। तो पेटेंट मतलब क्या होता है? पेटेंट मतलब होता है कि मैंने मेरे इन्वेंशन का पेटेंट करवा लिया कि मेरे अलावा कोई और यूज नहीं कर सकता। अब पेटेंट का लाइफ मान लो नॉर्मली जो है 10 ईयर्स होगा, ठीक है। अब हम उसको यूज करके जो एसेट बना रहे हैं, इंटेंजिबल एसेट जो मेरा बन रहा है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेटेंट का लाइफ 10 ईयर्स है और मेरा जो उससे मतलब बेनिफिट मिल रहा है वो हम बोल रहे हैं कि 15 साल है। वो नहीं है, फिर मुझे पेटेंट को दोबारा रिन्यू करना पड़ेगा। वही चीज बोला है, देखो बोल रहा है कि यहाँ पर the useful life of the intangible asset should not exceed the period of legal rights unless the legal rights are renewal and renewal in virtually certain। ठीक है, तो जब तक उसको अगर फिर से रिन्यू करवाते हैं ऑब्वियसली उसका लाइफ बढ़ सकता है, लेकिन इंटेंजिबल एसेट का लाइफ वो लीगल राइट से ज्यादा नहीं हो सकता है। द यूजफुल लाइफ ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट मे बी वेरी लॉन्ग बट इट इज ऑलवेज फाइनाइट। हाँ हो सकता है काफी ज्यादा है लेकिन इनफाइनाइट तो नहीं हो सकता है। तो क्या बोल रहे हैं, देयर में बी बोथ इकोनॉमिक एंड लीगल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट को क्या इन्फ्लुएंस करता है उसके लाइफ को? इकोनॉमिक एंड लीगल फैक्टर दोनों चीज। इकोनॉमिक फैक्टर का मतलब जो है जो हमें बेनिफिट मिलता है, इकोनॉमिक फैक्टर डिटरमाइन द पीरियड ओवर विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल बी जनरेटेड। वही मैंने बोला कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे मिलेगा वो इकोनॉमिक फैक्टर डिटरमाइन करता है, ठीक है। लीगल फैक्टर्स में रेस्ट्रिक्ट द पीरियड ओवर विच द एंटरप्राइज कंट्रोल एक्सेस टू द बेनिफिट। अब वो बेनिफिट का जो कंट्रोलिंग है वो तो लीगल राइट्स के ऊपर, लीगल राइट्स का जितना वैलिडिटी है उतने दिन ही हम लोग उससे बेनिफिट ले सकते हैं। द यूजफुल लाइफ इज द शॉर्टर ऑफ द पीरियड डिटरमाइन बाय द फैक्टर। तो फैक्टर ही डिटरमाइन करता है कि यूजफुल लाइफ क्या होगा, यही चीज बोला है, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये जो है ये भी AS28 का है, तो ये AS28 के साथ ही बताएंगे ये एग्जाम्पल वाला। इसके आगे और एक एग्जाम्पल है, शायद एक ही होगा। ये वाला बोल रहा है कि मूल लिमिटेड हैज provided training to its staff on various new topic like GST, AS, IND AS etc। मतलब मूल लिमिटेड ने अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दिया, किस बात का दिया? जीएसटी के ऊपर दिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर दिया, इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर दिया, टू एंश्योर दैट कंप्लायंस एज पर द रिक्वायर्ड लॉ, ताकि वो एज पर मतलब लॉ के साथ अपडेटेड रहे। कैन द कंपनी रिकॉग्नाइज सच कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग एज इंटेंजिबल एसेट। स्टाफ को जो ट्रेनिंग दिया उसके पीछे जो खर्चा हुआ क्या इसे इंटेंजिबल एसेट की तरह ट्रीट कर सकता है? अभी अभी मैंने तुम लोग को लिखवाया, देखो ये हम लोग कभी भी ट्रेनिंग एक्सपेंसेस को इंटेंजिबल एसेट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। इसका रीजन भी पता है, क्योंकि स्टाफ से मिलने वाला जो बेनिफिट है इकोनॉमिक बेनिफिट वो फ्यूचर में मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि अगर कोई हमें हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन से काम छोड़ के चला जाए तो फिर थोड़ी ना हमें उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। तो वही बोला, इन दिस केस इट इज क्लियर दैट कंपनी विल ऑब्टेन द इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द वर्क परफॉर्म्ड बाय द स्टाफ एज इट्स इंक्रीजेस देयर एफिशिएंसी। बोल रहा है इट इज क्लियर दैट कंपनी विल ऑब्टेन द इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द वर्क परफॉर्म्ड बाय द स्टाफ। बोल रहा है ऑब्वियसली कंपनी को इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा क्योंकि उनके पास नॉलेज ज्यादा हो रहा है, तो ऑब्वियसली उनका एफिशिएंसी बढ़ेगा तो कंपनी को बेनिफिट तो मिलेगा। बट इट डज नॉट हैव कंट्रोल ओवर देम, क्यों? लेकिन उन लोगों पे कंपनी कंट्रोलिंग नहीं कर सकती है, because staff could choose to resign the company at any time। क्योंकि स्टाफ के पास ये मतलब जो है राइट्स है कि वो जब चाहे कंपनी छोड़ सकती है। हेंस द कंपनी लैक्स द एबिलिटी टू रेस्ट्रिक्ट द एक्सेस ऑफ अदर्स टू दोज बेनिफिट। ठीक है, बाकी लोगों से मतलब ये स्टाफ जिनको ट्रेनिंग दिया गया उससे जो बेनिफिट मिलेगा उस वो पाने के लिए कंपनी जो है कोई रेस्ट्रिक्शन उन पे लगा नहीं सकती। देयरफॉर द स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट डज नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट के बेनिफिट को तो फिर ये मीट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए इस तरीके के खर्चे को हमें एक्सपेंस ट्रीट करना चाहिए, ना कि इंटेंजिबल एसेट। और इंटेंजिबल एसेट का डेफिनेशन क्या था ये भी मैंने बताया था। इंटेंजिबल एसेट होना चाहिए आइडेंटिफाइबल। आइडेंटिफाइबल का मतलब था कि हम लोग इसे जब चाहे बेच सकते हैं, जैसे कि मतलब अलग से समझ सकते हैं। जैसे कि देखो बैलेंस शीट में मान लो मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है,
एक इन्वेस्टमेंट है, एक पीपीई है, ठीक है। एक मान लो मेरे पास जो है टेलीकॉम राइट्स, मतलब टेलीकॉम लाइसेंस है, ठीक है, टेलीकॉम लाइसेंस है। अब ये सॉफ्टवेयर मेरा इंटेंजिबल एसेट है। क्या हम इस सॉफ्टवेयर को अलग से मतलब आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? इससे आइडेंटिफाई करने का मतलब होता है कि क्या हम इसे अलग से बेच सकते हैं, अलग से, ठीक है, एकदम सॉफ्टवेयर बोल के ही क्या बेच सकते हैं? अगर बेच सकते हैं तो ये आइडेंटिफाइबल है। ये नॉन मॉनिटरी एसेट होना चाहिए, ये भी बताया था। नॉन मॉनिटरी का मतलब है कि इसका जितना वैल्यू लिखा हुआ है इंटेंजिबल एसेट का उतना हमें मिले, ये जरूरी नहीं है। देखो जैसे अगर हम लोग देखें कि मेरे पास मान लो डेटर है या कैश बैलेंस है मेरे बिजनेस में मान लो 5 लाख का, ठीक है, तो मुझे पता है कि मुझे कैश जो है वो 5 लाख ही मिलेगा। या फिर डेटर मान लो मेरा नेट वेट करके 10 लाख दिख रहा है तो मुझे 10 लाख ही मिलेगा। लेकिन मेरा एक इंटेंजिबल एसेट है जो 5 लाख का दे रहा है, इसे भी हम चाहे तो बेच सकते हैं, जैसे ये बेच सकते हैं, इसे बेच सकते हैं, लेकिन ये नेगोशिएशन हो जाएगा। जैसे तुम लोग पार्टनरशिप में गुडविल देखते हो तो ये नेगोशिएट हो जाता है कि ये जरूरी नहीं है कि 5 लाख ही हमें रिकवरी दे, 5 लाख से कम या ज्यादा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं, इसीलिए इसे नॉन मॉनिटरी एसेट बोलते हैं। और इसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है। और इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग जो है हेल्ड फॉर यूज, ठीक है, इसे हमें क्या करना है, सॉरी नॉट हेल्ड फॉर यूज होगा, ठीक है, हेल्ड फॉर क्या बोल रहे हैं, नॉट हेल्ड फॉर यूज नहीं, हेल्ड फॉर यूज, ठीक है। नॉट हेल्ड फॉर यूज यानी तो फिर तो वो इन्वेंट्री हो जाएगा, ये होना चाहिए जो हमारे नॉर्मली फिक्स्ड एसेट का क्राइटेरिया होता है कि हम लोग इसे मोर देन 12 मंथ्स रखेंगे यूज करने के लिए। तो इंटेंजिबल एसेट का जो क्राइटेरिया यहाँ पर बात आया ना, तो क्राइटेरिया क्या क्या है? इंटेंजिबल एसेट आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। तो आइडेंटिफाइबल होने के लिए दो कंडीशन होता है, या तो वो सेपरेटली जो है हम लोग उसे बेच पाए, ये हमें दिखना चाहिए, या फिर इट अराइज फ्रॉम ए सेपरेट लीगल कॉन्ट्रैक्ट, या जैसे मैंने ये बोला ये अलग कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट से हमारे पास जनरेट हुआ है। ऐसे मान लो टेलीकॉम लाइसेंस जो है गवर्नमेंट से मिला है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इट अराइज फ्रॉम ए सेपरेट लीगल कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होता है तो उसे हम लोग आइडेंटिफाइबल बोलते हैं। आइडेंटिफाइबल का दो कंडीशन, या तो वो सेपरेटली सोल्ड आउट कर सकते हैं, या फिर ये कोई सेपरेट लीगल कॉन्ट्रैक्ट से बना है, ठीक है, तो वो आइडेंटिफाइबल। नॉन मॉनिटरी का मतलब जिसका एग्जैक्ट वैल्यू जो लिखा हुआ है वो रिकवरेबल हो, ऐसा जरूरी नहीं है, कम या ज्यादा हो सकता है, और उसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है क्योंकि वो इंटेंजिबल एसेट है, और इसे हम लोगों ने यूज करने के लिए रखा हुआ है, मतलब इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट पाने के लिए इसे हमें रखा हुआ है, ठीक है। ये क्राइटेरिया होता है इंटेंजिबल एसेट का। तो ये हम लोग का देखो यहाँ पर ये लास्ट एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल 1, इसके आगे और कुछ नहीं है। तो हम लोग का AS26 में जो छोटा छोटा पार्ट्स थोड़ा सा रह गया था वो मैंने बता दिया, ठीक है। एक बार तुम लोग इसको पूरा एक बार गो थ्रू करोगे तो आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट जो है AS28 स्टार्ट करेंगे। AS28 जो है AS26 के बाद ही करना चाहिए, तो आसानी से समझ में आता है, ठीक है, क्योंकि रिलेटेड पार्ट है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे AS28। तो AS28 का हेडिंग करो AS28। AS28 का जो नाम है वो है हम लोग का इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। इम इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, ठीक है। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट का मतलब क्या है? इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट का मतलब है, एक सेकेंड, तो पहला बात है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट का मतलब होता है कि डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ एसेट, हमारे एसेट का वैल्यू जो कम हो जाता है, डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ एसेट, ठीक है। जब एसेट का वैल्यू कम हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। अब एसेट का मतलब दो तरीके का होगा, फिक्स्ड एसेट जो कि AS10 में कवर होता है यानी कि PPE वाला पार्ट, और दूसरा हो जाएगा एस, ये 10 है, ठीक है। दूसरा हो जाता है AS26 जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, इंटेंजिबल एसेट। AS26 जो कि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या बोला है,
स्कोप, यहां पर हमारा स्कोप कहां तक है, ठीक है। दिस स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल, दिस स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल ऑन ऑल एसेट, सभी एसेट पे एप्लीकेबल होगा, मतलब सभी टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट पे एप्लीकेबल होगा, बट एक्सेप्ट, ठीक है, किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो क्योंकि एस हमें इस तरीके से ही बताता है, तो हमें इस तरीके से इसे नोट डाउन करना पड़ेगा, लेकिन किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। पहला है इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज जो कि एस 2 में एप्लीकेबल होता है, ठीक है। सेकेंड हो जाएगा एसेट्स arising अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, तो कंस्ट्रक्शन के लिए अलग एस है, तो कंस्ट्रक्शन से बने गए चीज भी एसेट तो होते हैं, लेकिन इसका डिक्लाइन यहाँ कवर नहीं होगा, क्योंकि वो तो एस 7 में कवर होता है, क्योंकि इसके लिए सेपरेट बनाया गया है एस, तो फिर वो वहीं पर कवर होगा। फिर फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल एसेट्स इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट covered अंडर एस 13, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग कुछ कर रहे हैं, वो भी हमारा एसेट है, ठीक है, जिसको फाइनेंशियल एसेट बोलते हैं, जैसे कि शेयर वगैरह, डिवेंचर वगैरह, लेकिन वो कहां पर कंसिडर्ड होता है, वो कवर होता है, कवर्ड अंडर एस 13, इसीलिए वो यहां पर कवर नहीं होगा। फिर होता है डेफर्ड टैक्स एसेट्स, ठीक है। डेफर्ड टैक्स एसेट जो है वो एस 22 में कवर होता है, तो इसी वजह से वो भी यहाँ पर कवर नहीं होगा, ठीक है। तो जो जो कवर होगा वो है ये चारों के अलावा, अगर कुछ एस 2 में कवर होता है, एस 7 में होता है, एस 13, एस 22 में, वो यहाँ पर कवर नहीं होगा। बाकी चीज जो है वो यहाँ पर कवर हो जाएगा। बाकी और किसी भी तरीके का एसेट में अगर डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि इस एस का नाम ही है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, यानी कि एसेट के वैल्यू पे कमी आ जाना, ठीक है, डिक्लाइन होना। फिर सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, वेयर इज एन एसेट, वेयर नहीं, वेन लिखो, तो वेन वेन इज एन एसेट इम्पेयर्ड, ठीक है, कब एसेट का वैल्यू कम होता है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे वेन कैरिंग अमाउंट, when carrying amount is more than recoverable amount, recoverable amount। अच्छा, अब ये कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है। कैरिंग अमाउंट का मतलब है बैलेंस शीट में जिस वैल्यू पे एसेट दिख रहा है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं इसे बैलेंस शीट वैल्यू, ठीक है। जैसे कि मान लो एक एसेट हमारा 100 रुपीज का था, उस पर 10 रुपीज डिप्रिशिएशन चार्ज हो, उसका वैल्यू 90, फिर नेक्स्ट ईयर में 90 पे मान लो 9 रुपीज का डिप्रिशिएशन चार्ज हुआ 81, तो ये कैरिंग वैल्यू, ये कैरिंग वैल्यू जिस वैल्यू पे ये दिख रहा है बैलेंस शीट पे, उसको हम लोग बोलते हैं कैरिंग वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब रिकवरेबल वैल्यू भी बता देते हैं। रिकवरेबल वैल्यू क्या होता है। रिकवरेबल वैल्यू का मतलब है कि अगर हम लोग मार्केट में इस एसेट को बेचने जाए तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिकवरेबल वैल्यू। हम लोग अगर एसेट को मार्केट में बेचने जाए तो हमें क्या मिल सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिकवरेबल अमाउंट। चलो इसके बारे में एस ने सेपरेटली बता रखा है, तो हम बता देते हैं रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है। रिकवरेबल अमाउंट
ठीक है, दो होता है, ठीक है। मैंने तो एक ही बताया, नॉर्मली रिकवरेबल मतलब हम लोग को यही पता होता है जब से हम लोग एएस करते हैं 11 से, कि रिकवरेबल मतलब अगर इसको मार्केट में बेचने जाए तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। अब एएस ने क्या बताया, एएस ने थोड़ा डिटेल्स में बताया। रिकवरेबल का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि हायर ऑफ, ऐसे लिखो, हायर ऑफ 0.1 वैल्यू इन यूज, नीचे 0.2 नेट सेलिंग प्राइस, और वैल्यू इन यूज के पास ब्रैकेट दे के हमें लिखना है, यहां पर ब्रैकेट डाल के लिखना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज फ्रॉम यूजिंग द एसेट, फ्यूचर कैश फ्लोज फ्रॉम यूजिंग द एसेट, फ्रॉम यूजिंग द एसेट, यूजिंग द एसेट, ठीक है। समझाते हैं, तो देखो, रिकवरेबल अमाउंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, वैल्यू इन यूज और दूसरा बात है कि नेट सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो हायर क्यों बोला है, देखो वैल्यू इन यूज का मतलब क्या होता है पता है, वैल्यू इन यूज का मतलब है कि अगर हम लोग अपने फिक्स्ड एसेट को यूज, देखो दो ही चीज कर सकते हैं, या तो एसेट को यूज करेंगे, अगर ठीक लग रहा है, नहीं होगा तो बेच देंगे, बेचेंगे तो क्या मिलेगा, नेट सेलिंग प्राइस। लेकिन यूज करेंगे तो क्या होगा, वैल्यू मिलेगा, ठीक है। यूज करने से हमें कुछ ना कुछ उससे रिकवरी होगा। तो एसेट से, जो एसेट को जब हम लोग यूज करते हैं तो उससे हमें क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो यूज करते हैं तो जो वैल्यू मिलेगा उसको जब हम लोग प्रेजेंट वैल्यू में देखते हैं, प्रेजेंट वैल्यू के टर्म में देखते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि वैल्यू इन यूज। मतलब मान लो मुझे लग रहा है, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एस 26 में एक क्वेश्चन किया था ना स्टार्टिंग में ही, कि ये देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, ये देखो ये वाला एमोटाइज कर रहे थे, तो हम लोग को बोला था कि अगर हम लोग इसको आगे यूज करेंगे तो हमें ये फ्यूचर कैश फ्लोज मिलेगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड वैल्यू इन यूज, ठीक है। कि हम लोग अगर एसेट को 3 से 7 और यूज करेंगे तो हमें इतना इतना उससे बेनिफिट मिलेगा। और ये नेट कैश फ्लो था, अगर हम लोग इसको डिस्काउंटिंग फैक्टर लगा के इसका फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते, मतलब 7 साल बाद अगर 34 लाख मुझे मिलेगा, उसका आज का वैल्यू क्या है, 6 साल बाद मुझे अगर 40 लाख मिलेगा, उसका आज का वैल्यू क्या है, ठीक है। जैसे मान लो तुम लोगों ने बैंक में पैसा रख दिया, ठीक है। अब बैंक वाला बोल रहा है, मान लो 1 साल के लिए रखा है तुम लोगों ने 80,000, अब मान लो 1 साल बाद तुम लोग को मिलेगा 90,000, तो वो 1 ईयर बाद 90,000 मिलेगा, तो उस 90,000 का आज का वैल्यू क्या है, मतलब 90,000 तुम लोगों ने ये स्कीम सोच के रख दिया कि फ्यूचर में 90,000 में 1 ईयर बाद तुम लोग को कुछ एक चीज खरीदना है, ठीक है। अब वो 90 ईयर्स का आज का वैल्यू क्या है, मतलब जो चीज मुझे 1 साल बाद खरीदने के लिए 90,000 देना पड़ेगा, हो सकता है नहीं कंफर्म, उस चीज को आज खरीदने के लिए मुझे मान लो कि 88 देना पड़ेगा, वैल्यू हम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, हम एक बात बोल रहे हैं, तो 88,000 देना पड़ेगा, तो वो होता है फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू। तो वही बोल रहा है यहाँ पर कि रिकवरेबल अमाउंट हमारा दो चीजों का हो सकता है, या तो हम लोग एसेट को यूज करके रिकवर कर सकते हैं उससे कुछ वैल्यू, या फिर उसको बेच के कर सकते हैं। अगर यूजेबल कंडीशन में है तो यूज करेंगे जो हमें ठीक लगेगा। अब वो ठीक कैसे लगेगा, देखो जैसे कि हमें एग्जांपल दे रहा है, मान लो कि अगर हम यूज कर रहे हैं तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू जो मिलेगा फ्यूचर कैश फ्लो का वो है 150, और जो मेरा नेट सेलिंग प्राइस है वो 120, मतलब अगर अभी हम मार्केट में बेच दे तो मुझे 120 रुपीज मिलेगा, और अगर हम इसको यूज करेंगे तो मुझे आज 150 रुपीज मिलेगा, तो ऑब्वियसली मुझे उसे यूज करना चाहिए, क्योंकि यूज करने से मुझे ज्यादा अमाउंट मिलेगा। तो वही बोल रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो फ्रॉम यूजिंग द एसेट, एसेट को यूज करके हमें जो फ्यूचर में कैश फ्लो होने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू इन यूज। अब दोनों में से जो हायर होगा वही देखना पड़ेगा, और हायर का मतलब भी मैंने तुम लोग को समझाया कि अगर ये 150 है और ये 120 है तो ऑब्वियसली मुझे एसेट को यूज करना चाहिए, और अगर ऑपोजिट हो गया, ये 120 और ये 150, फ्यूचर में मुझे 120 ही मिलेगा। फ्यूचर कैश फ्लो जो है, प्रेजेंट कैश फ्लो जो है, फ्यूचर कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। फ्यूचर में जो पैसा मिलने वाला है उसका आज का वैल्यू अगर मेरा 120 है, लेकिन आज अगर बेचते हैं मुझे 150 रुपीज मिलेगा, तो मुझे ऑब्वियसली जो है उसे बेच देना चाहिए, क्योंकि बेचने से मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखो,
ये एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, ये फ्यूचर कैश फ्लो वाला पार्ट। देखो फ्यूचर कैश फ्लो वाला पार्ट कैसे होगा, मान लो कि एग्जाम्पल देते हैं इम्पेयरमेंट टेस्ट का, एक एग्जाम्पल लेते हैं इम्पेयरमेंट टेस्ट। ठीक है, मान लो हम लोग, एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ठीक है, ठीक है, ये कुछ प्रोड्यूस करती है, ठीक है, कुछ एक प्रोड्यूस कुछ भी मैन्युफैक्चर करती होगी, ठीक है। अब एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि अगर हम लोग मान लो ये जो मशीन है जिसमें गुड्स मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है, इसको अगर हम लोग सेल कर दे आज, ठीक है, इसको अगर हम लोग सेल कर दे, इफ सेल टुडे, क्या सेल कर देंगे, मशीन, तो मान लो हमें कितना मिलेगा, सेल प्राइस 40 लाख, ठीक है, लेस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, मतलब इसको बिकवाने का खर्चा, वो भी तो होता है ना, मान लो कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है सपोज कि 2 लाख, ठीक है, तो हमें नेट वैल्यू क्या मिलेगा, 38 लाख, ठीक है, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, नेट सेलिंग प्राइस, ठीक है। कि अगर हम लोग मशीन से प्रोडक्शन का काम बंद कर देते हैं और मशीन को बेच देते हैं, तो मान लो कि हमें इतना पैसा मिलने वाला है, ठीक है। और अगर हम लोग मशीन को यूज करते हैं, सपोज हमारे पास दो अल्टरनेट है ना, अगर हम लोग मशीन को यूज करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, अब मशीन को यूज और कितने दिन कर सकते हैं, मान लो कि इसका रिमेनिंग लाइफ जो है वो है और 5 इयर्स, ठीक है, और 5 इयर्स हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। तो 5 इयर्स मतलब हम लोग का यहाँ पर ईयर के कॉलम में आ जाएगा 1 से लेके 1 2 3 4 5, ठीक है। अब कैश फ्लोज जो कि एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड कि फ्यूचर में कितना हमें बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, तो मान लो 10 लाख, 15 लाख, फिर हो जाएगा 10 लाख, ठीक है, फिर 15 लाख, और ये 4 इयर्स तक ही करते हैं, ठीक है, हम लोग ये मान लेते हैं, देखो ये 4 इयर्स तक ही कर रहे हैं, हम इसको ऐसे मान लेते हैं कि, और 4 5 नहीं कर रहे क्योंकि काफी टाइम लगेगा, ये देखो हम लोग यहाँ पर 4 इयर्स कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये आगे जो है रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इसका 4 इयर्स कर देते, ठीक है। अब इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर ले लेते हैं @10%। अब ये डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होता है, मतलब जिसका वैल्यू, जिस अमाउंट का वैल्यू 1 साल बाद 10 लाख है, उसका आज का वैल्यू कितना है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि अगर मार्केट में डिस्काउंटिंग रेट कुछ इस तरीके से चल रहा है तो कैसे होगा, मतलब 10 डिवाइडेड बाई 100 कितना आ गया, 0.01, तो ये हो जाएगा, ये देखो 1 डिवाइडेड बाई 1.1 करने से आएगा, हम बताते हैं ये कैसे होता है, 0.9090, ये देखो डिस्काउंटिंग फैक्टर, जो लोग एफएम करते हो उनको तो पता होगा। देखो एक्चुअली क्या हुआ, हम ये कहना चाह रहे हैं कि 1 रुपया 10% में गिर जाएगा 1 साल बाद, ठीक है, तो 1 रुपए पे अगर 10% का डिस्काउंटिंग फैक्टर अप्लाई होगा तो ये 0.10 माइनस कर देते हैं, ठीक है। मतलब सीधा बात है, आज जो मुझे 1 रुपीज में मिल रहा है ना, आज जो मुझे 1 रुपीज में मिल रहा है, अगर मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% है तो फ्यूचर में वो 1.10 में मिलेगा, क्योंकि मुझे 10 पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है, तो 10 पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, तो मेरा ये फैक्टर कितना निकल के आया, तो देखो ऐसे करना पड़ेगा 1 डिवाइडेड बाई 1.10, क्योंकि 1.10 का वैल्यू, 1.10 फ्यूचर वैल्यू जिसका प्रेजेंट वैल्यू है 1, तो 1 रुपीज जिसका फ्यूचर वैल्यू उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा, तो फिर 10 लाख का प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा, इंटू 10 लाख करने से हमें प्रेजेंट वैल्यू 10 लाख का मिल जाएगा। इस तरीके से डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाला जाता है, ठीक है। अब अगर मेरा से 2 साल हो जाएगा, जो पैसा मुझे 15 लाख 2 साल बाद मिलेगा उसका आज का वैल्यू क्या है, मतलब इसको अगर हम ऐसे ड्रॉ करें तो 1 ईयर 2 ईयर, मतलब ये 15 लाख का आज का वैल्यू क्या है जो मुझे आफ्टर 2 इयर्स मिलेगा, तो उस केस में मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1.10 का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, ये देखो 1 डिवाइडेड बाई 1.1 इक्वल
इक्वल, 2 बार करोगे तो आंसर आएगा 0.26, 2 बार हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 0.826, सेम वही यूनिटरी मेथड से कि अगर 1.1 इतना हो जा रहा है तो कितना होगा। तो ये देखो 1 डिवाइडेड बाई 1.1, क्योंकि 1 रुपए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.1 हो जाएगा, तो उसके हिसाब से। अब 2 बार क्यों डिवाइड किया, क्योंकि से 2 साल यानी स्क्वायर, 3 साल यानी क्यूब, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो ये देखो 2 बार करने से इतना, 3 बार करने से इतना हो गया, ये प्लस हो गया है शायद कुछ, 1 डिवाइडेड बाई 1.1, ये देखो 0.75, ठीक है, 0.751, फिर इक्वल लगा देते हैं 0.683। तो देखो धीरे धीरे वैल्यू जो है हम लोग का, मतलब जो 15 लाख मुझे 4 इयर्स बाद मिलेगा उसका आज का वैल्यू, ठीक है। तो 15 लाख जो मुझे 4 इयर्स बाद मिलेगा उसका आज का वैल्यू 1 रुपीज, मतलब सीधा बात है 1 रुपीज, ये 1 का फैक्टर है, 1 रुपीज का वैल्यू जो है वो 1 ईयर बाद 0.909 होगा, ठीक है। आफ्टर 2 इयर्स अगर देखें, मतलब ये ऐसे देखना है हमें, मैंने 4 साल का यहाँ दिखा है 1 2 3 4, ठीक है। ये जो मेरा ये यहाँ भी 1 रुपया है, यहाँ भी 1 रुपया है, यहाँ भी 1 रुपया, यहाँ भी 1 रुपया, इस 1 रुपया का आज का वैल्यू कितना है 0.909। ये 1 रुपये का 2 साल बाद वाले जो 1 रुपया उसका आज का वैल्यू क्या है, और भी कम होगा। ये इसका आज का वैल्यू क्या है, मतलब ये क्वांटिटी में कम दिख रहा है लेकिन वैल्यूएशन तो उतना ही है ना। ये देखो इसका आज का वैल्यू क्या है 0.683। नॉर्मल बात है ना। देखो अगर हम लोग मम्मी पापा से पूछेंगे कि उनका कितना खर्चा होता था बस में चढ़ने का, ऑटो में चढ़ने का, उनके हिसाब से हमारा खर्चा ज्यादा दिखेगा, ठीक है, तुम लोग का और भी ज्यादा दिखेगा। तो इस तरीके से होता है। तो ये हो गया हम लोग का डिस्काउंटिंग फैक्टर का मतलब, ठीक है। तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है जो मतलब नॉर्मली कॉलेज वगैरह में भी होता है, ठीक है। और ग्रुप 2 में एफएम में भी होता है, तो कॉलेज में भी पढ़े होंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, तो उसमें इस तरीके से होता है। अब हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे किसका, ये सारे वैल्यू का। कैसे करना है, इंटू इंटू करते जाना है, ठीक है। अगर इंटू इंटू करोगे तुम लोग तो तुम लोग को वैल्यू कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो अच्छा वैल्यू हम लोग को कितना मिलेगा, यहाँ पर तुम लोग टोटल कर लेना, ठीक है, एक बार टोटल कर लेना। हम मैंने जस्ट ये एग्जांपल दे दिया ये समझाने के लिए कि हम लोगों का प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कितना होगा, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कितना होगा। अच्छा मेरा किया हुआ है, हम लिख देते, तुम लोग बाकी करके देख लेना, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा, कैसे करके निकालोगे, ये देखो 10 इंटू 0.909 करोगे पता चल जाएगा। ये 1 रुपीज का है तो 10 लाख का कितना होगा, इस तरीके से। ये देखो 9.09 ऐसे करके सब टोटल करोगे ना तो 46.701 लगभग इतना आ जाएगा, ठीक है, लगभग इतना रुपीस आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम लोग इसको यूज करते हैं तो हम लोग का वैल्यू होता है 46.70, लेकिन अगर हम लोग इसको आज सेल करते हैं तो वैल्यू मिलेगा 38 लाख, ठीक है। अब इससे हमें सीखना क्या था, हम लोग इंपेयरमेंट टेस्ट कर रहे हैं, तो मैंने क्या बोला हायर वैल्यू लेना चाहिए। तो देखो अभी यहाँ पर हम लोग लिखते हैं रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट जो है वो है हम लोग का वैल्यू इन यूज। अगर हम लोग यूज करते हैं तो हमें वैल्यू कितना मिलेगा 46.70 लाख, ठीक है, 70 लाख होगा, ये लाख लिख लो, ठीक है। और अगर बेच देते हैं तो नेट सेलिंग प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस हमें कितना मिलेगा, मैंने जो एग्जांपल लिया उसके हिसाब से 38 लाख, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को फिर बेचना चाहिए या फिर उसे जो है यूज करना चाहिए। तो ऑब्वियसली हमें यूज करना चाहिए क्योंकि विच एवर इज हायर, ठीक है, इसमें से क्या लेना चाहिए, विच एवर इज हायर। ये तो रटने वाला बात हो जाएगा कि विच एवर इज हायर ही लेना चाहिए। लॉजिक ये है कि जिसमें मुझे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा वही लेना चाहिए, तो फिर मुझे वैल्यू इन यूज लेना चाहिए, मतलब 46.70 लाख मिलेगा। तो इसका मतलब मुझे बेचना नहीं चाहिए, मुझे उसे यूज करना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब इम्पेयरमेंट लॉस कैसे बुक होगा, जैसे मान लो कि कैरिंग अमाउंट जो है, कैरिंग अमाउंट जो है एसेट का, मान लो वो है 50 लाख, यही वाले एसेट का, ये जो मशीन है उसका कैरिंग अमाउंट मतलब बुक वैल्यू मान लो दिया हुआ है 50 लाख, मान लेते हैं कि ये हमें दिया हुआ है कि इस मशीन का, जब हम लोग ये सारे वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर रहे थे तब उसका बुक वैल्यू इतना, और उसका रिकवरेबल अमाउंट है, रिकवरेबल मतलब इस सिचुएशन में अगर हम लोग इसको मार्केट में बेचने जाए तो हमें मिलेगा मान लो 40
6.70 लाख, ठीक है। तो अगर मेरा बुक वैल्यू दिख रहा है 50 लाख, मुझे रिकवरेबल होगा इतना, तो मेरा क्या हो गया, इम्पेयरमेंट लॉस, ठीक है। लॉस तो होगा क्योंकि ये मैंने एस 26 में भी बोला था, इम्पेयरमेंट लॉस का मतलब है मेरे एसेट का वैल्यू मेरे बुक्स के हिसाब से 50 लाख है। जैसे तुम लोग अभी इस सिचुएशन में एसेट को बेचने जाओगे तो बोल रहे 46.70 ही मिलेगा, तो ऑब्वियसली 6.7, तो ये 3.3 का हम लोग का 3.3 लाख का हम लोग का इम्पेयरमेंट लॉस आ गया। और एक क्या सिचुएशन हो सकता है, मान लो कि हम लोग का कैरिंग अमाउंट है एसेट का, कैरिंग अमाउंट है एसेट का 40 लाख, ठीक है, ये गिवन है, ठीक है, वो हमें क्वेश्चन में दे देगा, ठीक है, या तो दे देगा या तो हम लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। और जो रिकवरेबल अमाउंट है वो है हम लोग का, मान लो 46.70 लाख, ठीक है। तो ये जो आंसर आएगा इसको, लेकिन हम लोग इम्पेयरमेंट गेन नहीं बोल सकते, ठीक हो। देखो इसको हम लोग ना इम्पेयरमेंट गेन नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं कि इसमें हमें बेनिफिट मिलेगा, इसको कभी भी गेन हम लोग नहीं लिख सकते हैं, लॉस तो नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि ये इम्पेयरमेंट गेन है, ये लैंग्वेज नहीं चलता है, ठीक है। इम्पेयरमेंट गेन ये लैंग्वेज नहीं चलेगा कि हम लोग बोल देंगे कि ये हम लोग का इम्पेयरमेंट गेन है, मतलब लगभग 6.70 लाख का, इसे इम्पेयरमेंट गेन बोल के हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इम्पेयरमेंट लॉस होता है बट इम्पेयरमेंट गेन बोल के कुछ नहीं होता है। अगर मेरा रिकवरेबल अमाउंट जो है वो कम है कंपेयर टू मेरा जो है रिकवरेबल जो कैरिंग अमाउंट है उससे, तो फिर हमारा जो है इम्पेयरमेंट लॉस जनरेट होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये तो चला गया, मैंने जस्ट ये समझा दिया कि हम लोग का इम्पेयरमेंट लॉस कैसे होता है, एसेट का वैल्यू डिक्लाइन वाला कंसेप्ट। अच्छा, फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज मैंने समझाया है, लेकिन एएस ने क्या लिखा है वो भी हम बता देते। इट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, अभी मैंने ये समझाया भी एक एग्जांपल से। एक्सपेक्टेड टू बी, expected to be generated from expected to be generated from using द एसेट, ये मैंने समझा दिया था, बट यहाँ पर दिया हुआ है डेफिनेशन हम हमारा, तो मैंने एक बार बता दिया कि प्रेजेंट वैल्यू जो हमें यूज करके मिलेगा उसका। टू कैलकुलेट वैल्यू इन यूज, टू कैलकुलेट वैल्यू इन यूज वी नीड टू वेज। तो कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, जिसमें एक मैंने दिखाया भी है, वी नीड टू टू थिंग्स, ठीक है। हमें दो चीज चाहिए कि हम लोग इसको कैलकुलेट कर पाए, ठीक है। क्या हमें दो चीज चाहिए, एक चाहिए हमें एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज और डिस्काउंट रेट। देखो मैंने अभी जो तुम लोग को कैलकुलेशन करके दिखाया वो हम कैसे कैलकुलेट कर सके, क्योंकि मेरे पास डिस्काउंटिंग फैक्टर था जो कि है 10%, और मेरे पास क्या था, मेरे पास था फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। अगर ये दो चीज नहीं होगा तो फिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मुझे दो चीज चाहिए, एक चाहिए, टू थिंग्स के नीचे से लाइन लगा देते हैं, यहाँ पर हमें दो चीज चाहिए। एक चाहिए एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो, एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज, जो कि मैंने वहां पर एजम्पशन लिया था, ठीक है, मान लो ये गिवन है। और बी, यहाँ पर लिख देंगे डिस्काउंट रेट, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसके नीचे लिखेंगे डिस्काउंट रेट के नीचे यूज प्री टैक्स डिस्काउंट रेट। हमेशा हमें प्री टैक्स, मतलब अगर टैक्स दिया हुआ है तो टैक्स उससे हमें लेस नहीं करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे यूज प्री टैक्स डिस्काउंट रेट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे
डिस्काउंट रेट प्री टैक्स 10%, डिस्काउंट रेट प्री टैक्स 10% और डिस्काउंट रेट पोस्ट टैक्स 7%, मतलब टैक्स मान लो हम लोग का 3%। तो हमें कौन सा लेना है, ये वाला लेना है, ठीक है। और यहां पर लिखेंगे एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो में कैश इनफ्लोज फ्रॉम यूजिंग द एसेट लेस कैश आउटफ्लोज इफ एनी, बताते हैं ये क्या है, इफ एनी ब्रैकेट क्लोज which are incurred to generate inflows. Add residual value of asset, add residual value of asset at the end of useful life, at the end of useful life, ब्रैकेट में लिखेंगे add in last year cash flow, add in last year cash flow। तो देखो क्या बोला है कि फ्यूचर कैश फ्लोस हमें कैसे निकालना है। फ्यूचर कैश फ्लोस हमें कैसे निकालना है कि कैश इनफ्लोस फ्रॉम यूजिंग द एसेट हमें दे देगा कि कैश इनफ्लोस कितना है एसेट को यूज करके। लेकिन अगर हमारा कोई कैश आउटफ्लोस है किस तरीके का, विच आर इनकर्ड टू जनरेट इनफ्लोस, मतलब ये बेनिफिट, ये कैश इनफ्लोस पाने के लिए अगर हमें कोई कैश आउटफ्लो करना पड़ रहा है, जैसे मुझे एक पेन बेचना है, ठीक है, तो मुझे पहले पेन खरीदना पड़ेगा तभी ना हम बेच पाएंगे, तो मुझे तो पहले कैश आउटफ्लो भी करना पड़ेगा, उसके बाद ही मेरा कैश इनफ्लो पॉसिबल है। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि कैश आउटफ्लो अगर कुछ हो रहा है, लेकिन कौन सा वाला कैश आउटफ्लो, वो कैश आउटफ्लो जो इस इनफ्लो को जनरेट करने के लिए हो रहा है। जैसे मान लो मैंने 15 रुपीज का पेन खरीदा, ठीक है, और उससे मुझे 20 रुपीज मिला, ठीक है, तो फिर 20 रुपीज मेरा कैश इनफ्लोज है, उसके लिए मुझे 15 रुपीज कैश आउटफ्लो करना पड़ा, मतलब 5 रुपीज मेरा क्या हो जाएगा, कैश फ्लो हो रहा है। तो और यहाँ पर बोला है ऐड करने रेसिडुअल वैल्यू ऑफ एसेट एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, क्योंकि हम लोग हमेशा रेसिडुअल वैल्यू को क्या करते हैं, एस्टिमेट कर लेते हैं जब एसेट को खरीदते हैं कि इस एसेट को अगर मार्केट में बेचने जाए तो मुझे इतना रुपए मिलेगा। तो फ्यूचर कैश फ्लोज जो हुआ और फ्यूचर इनफ्लोज, और अगर कुछ फ्यूचर आउटफ्लो भी होने वाला है उस इनफ्लोज को पाने के लिए, वो कर दिया, वो करने से हमें नेट वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा नेट वैल्यू है, लेकिन इससे भी थोड़ा ज्यादा होगा जब हम अपने एसेट को बेचेंगे और मुझे कुछ रेसिडुअल वैल्यू मिलेगा, तो वो मुझे क्या करना चाहिए, लास्ट ईयर वाले इसमें ऐड करना चाहिए। जैसे ये वाला एग्जाम्पल अगर देखोगे, ये जो मैंने अभी यहाँ पर बनाया था, तो मेरा 46.70 लाख आया था मेरा एक्सपेक्टेड। अब मान लो ये 4th ईयर ये कंप्लीट हो जा रहा है एसेट का यूज, इसके बाद अगर हम एसेट को बेचने जाएंगे, मान लो मुझे मिल जाता है 5 लाख, तो मुझे 5 लाख क्या करना चाहिए, इस लास्ट वाले जो फ्यूचर कैश फ्लोज है उसमें ऐड कर देना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग मतलब ये जो वैल्यू आएगा ना, ये जो वैल्यू आएगा इधर किधर ऐड करेंगे, ये जो हम लोग का डिस्काउंट करके आएगा उसमें हम लोग इस वैल्यू को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए ऐड करेंगे क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि एक्चुअली हमारा वैल्यू कितना है, क्योंकि वो अमाउंट तुम लोग मार्केट से रिकवर कर सकते हैं बेच के, अगर मुझे कोई रेसिडुअल वैल्यू मिलने वाला है जो कि हम लोग पहले एस्टिमेट करते हैं, तो जब हम लोग वैल्यूज को निकालेंगे तो उस वैल्यूज को वहां पर ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया फ्यूचर कैश फ्लो का। अब देखो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नेट सेलिंग प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस। नेट सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा, नेट सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होगा सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। अगर बिकवाने का कोई खर्चा हो रहा है, हो सकता है बिकवाने का कोई खर्चा हो गया, या फिर सेल ऑफ कॉस्ट जिसको बोलते हैं, या फिर कॉस्ट टू सेल,
जो भी लैंग्वेज दिया हुआ रहे, ठीक है, सभी का मतलब सेम है। तो इसके बाद जो आंसर निकल के आता है इसको हम लोग बोलते हैं नेट सेलिंग प्राइस, ठीक है। मुझे बेच के, कोई एसेट बेच के मुझे 1 लाख मिला, लेकिन उसको बिकवाने के लिए मेरा खर्चा हो गया है मान लो 5,000, तो मेरा नेट रिकवरी 95,000 होगा। वही चीज यहाँ पर बोला है, ठीक है, कि मेरा नेट रिकवरी कितना होगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जो सीखा है उसके बेसिस पे हम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। एक ही करेंगे ये वाला, देखते हैं जितना हो पाता। ये एग्जाम्पल कहाँ चला गया वो क्वेश्चन। ये वाला बोल रहा है कि इंडस्ट्रीज लिमिटेड गिव्स द फॉलोइंग एस्टिमेट ऑफ कैश फ्लोज रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एक पीपीए है जिससे कितना कैश फ्लो मिलेगा, एस्टिमेट्स मतलब जो कैश फ्लो मिल सकता है फ्यूचर में उसका डिटेल्स दिया हुआ है। डिस्काउंटिंग रेट दिया है 15%। ये दो हमें क्वेश्चन में देगा, तभी हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस कैश फ्लोज निकाल सकेंगे। तो 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 रेसिडुअल वैल्यू दे दिया है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट परचेज हुआ था 11xx, एक्स एक्स का मतलब है 2000, ठीक है। x1 का मतलब होता है 2001, x2 2002, या फिर जो है 12 भी देख सकते हो। ये हम लोग का x का मतलब 10 हो जाता है, ठीक है। तो 2010, 2012, 13 ऐसे करके भी देख सकते हो, जो ठीक लगे। यूजफुल लाइफ है 8 इयर्स, नेट सेलिंग प्राइस 20 लाख, कैलकुलेट करने बोला है कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ 2001। तो ये जो कुछ पॉइंट है वो हम तुम लोग को बताते हैं कैसे करके कैलकुलेट करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को निकालना है कैरिंग अमाउंट। देखो क्वेश्चन में इलास्ट्रेशन 1, ठीक है, इसमें हम लोग निकालेंगे कैरिंग अमाउंट। कब का निकालने बोला है, देखो कैरिंग अमाउंट निकालने बोला है एट द एंड ऑफ 2001, ठीक है। कैरिंग अमाउंट ऑन 31 दिसंबर 2001, ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है। यहाँ निकालना है तो रुपीज इन लाख लिख देंगे। कैरिंग अमाउंट का मतलब बचा हुआ बुक वैल्यू, ठीक है। तो एसेट कब परचेज हुआ था वो डेट चाहिए हमें। कॉस्ट ऑफ पीपीई परचेज कब हुआ था, एज ऑन, देखते हैं कब परचेज हुआ था। ये एसेट परचेज हुआ था हम लोग का नेट सेलिंग प्राइस, देखते हैं कब परचेज हुआ था, ऊपर लिखा हुआ होगा। एसेट परचेज हुआ था 11xx, ठीक है, तो 11xx, ठीक है। उसके बाद लेस हो जाएगा डिप्रिशिएशन फॉर, कितने साल का होगा वो हमें देखना पड़ेगा। तो कितने दिन एसेट यूज हुआ चेक करते हैं। एसेट कितने दिन यूज हुआ है क्या हमें बता दिया या खुद देखना पड़ेगा। यूजफुल लाइफ है 8 इयर्स, ठीक है। अच्छा, अब हमें निकालने बोला है 2001 का, तो ये देखो यहाँ पर एक्स एक्स, ठीक है, फिर उसके बाद x1, एक्स एक्स के बाद 11xx में परचेज हुआ था। यूजफुल लाइफ है 8 इयर्स, और ये हमें बोला है कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ 20x1 बोला है, ठीक है। तो ये मेरा कितना साल हो रहा है, 31 दिसंबर तक का हमें दिया हुआ है। 31 दिसंबर x1 का मतलब ये एक्स एक्स, इसके बाद क्या होगा, एक्स एक्स के बाद आई थिंक ये हो जाएगा। एक्स एक्स का मतलब ये x मतलब 10 होता है ना, मतलब 00, तो ये 2000 होगा। 2001 टू, तो हमें निकालने क्या बोले, ये एक्स एक्स देखे, बट एक्स एक्स जो है ये हम लोग का 31 दिसंबर 2001, कैलकुलेटिंग द कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ 31 दिसंबर 2001। तो इसके पहले कितने सारे ईयर्स आ जाएंगे, ये एक्स एक्स के हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे, ये एक्स एक्स, फिर उसके बाद एक्स एक्स के बाद क्या आता है, x1 ही तो आ जाएगा।
x के बाद x1 आ जाएगा, 0x1। अच्छा एक सेकंड देखते हैं यहाँ पर क्या किया ओरिजिनल, मतलब मुझे तो ईयर नहीं समझ में आ रहा। x6 इज इंटरमीडिएट प्रीसीडिंग बिफोर द ईयर 2000 x0। अच्छा x0 के पहले का होता है बोल रहा है, द ईयर x इज द इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर बिफोर x0 के पहले x है। अच्छा तो फिर x उसके बाद x0 उसके बाद होगा मेरा x1। ठीक है, मतलब 3 इयर्स हो गया है। यहाँ पर मुझे बताया जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि x जो है वो प्रीसीडिंग ईयर है x0 का, तो x0 फिर x1, मतलब 3 इयर्स डेप्रिशिएशन जो है चार्ज होगा। इसका मतलब 3 इयर्स जो है डेप्रिशिएशन चार्ज होगा। तो डेप्रिशिएशन फॉर 3 इयर्स, ठीक है, कितना हो जाएगा वो लिखना पड़ेगा। तो वो x के वजह से समझ में नहीं आ रहा था क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, एसेट का वैल्यू है हम लोग का 40 लाख। ठीक है, एसेट का वैल्यू है 40 लाख, यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? डेप्रिसिएशन चार्ज करना है हमें 40 लाख कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू, क्योंकि जो डेटा दिया हुआ है वो एसएलएम को सपोर्ट कर रहा है। तो 40 लाख माइनस एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ठीक है, सॉरी माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, जो कि 8 इयर्स दे रखा था। ठीक है, जो कि हम लोग को 8 इयर्स दे रखा था, तो डिवाइडेड बाय 8 इयर्स। तो ये कितना हो जाएगा? 40 लाख माइनस 40,000 माइनस 1,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8। तो ये हो गया 4875 इंटू 3। ये तो पर ईयर हो जाएगा, तो 3 इयर्स का कितना हो जाएगा? 14,625। 14,625। अब इसमें से इसको लेस करना है। ठीक है, तो ये इन लाख बोला है ना, तो इसको भी मुझे इन लाख में लिखना चाहिए। अगर हम ये पूरा लिखेंगे फिर इसको भी पूरा लिखना पड़ेगा। तो 40 लाख को अगर हम इन लाख में लिखेंगे तो ये लिखना पड़ेगा मुझे 40 के बाद 3 जीरो। ठीक है, तो -40 के बाद 3 जीरो कर दिया मैंने, तो ये हो जाएगा 25,375। ठीक है, ये हम लोग का कैरिंग वैल्यू हो गया। कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31st ऑफ December 2001। कैरिंग अमाउंट 31st ऑफ December 2001 में 25,375 ये वैल्यू हो जाएगा। ये हमें पूछा था। ठीक है, कि कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ 2001, और वैल्यू इन यूज पूछा था। तो ये तो टाइम लगेगा करने के लिए। वैल्यू इन यूज कैसे निकालना पड़ेगा? हम लोग के पास डिस्काउंटिंग फैक्टर होना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है 15%, और ये में कैश फ्लो दे रखा है। तो कैश फ्लो में डिस्काउंटिंग फैक्टर लगा के हम लोग निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, और लास्ट वाले कैश फ्लो में हम लोग ऐड कर देंगे जो रेसिडुअल वैल्यू है 1 लाख है, 1000 लाख है, मतलब मुझे ये 10,000 ही ऐड कर देना चाहिए। उसके बाद जो है हम लोग प्रेजेंट वैल्यूज को निकालेंगे, फिर सारी चीजों को ऐड करेंगे। मतलब करना कैसे है, जैसे मैंने यहाँ पर किया ना, सेम यही चीज करना है। बस यहाँ पर रेसिडुअल वैल्यू ऐड करना है, जो मैंने तुम लोगों को यहाँ एग्जाम्पल में नहीं दिया था। रेसिडुअल वैल्यू बताया ऐड करना है, ऐड करने के बाद आंसर निकालना है कितना होगा। तो अभी मैंने जो कंसेप्ट बोला ना, उससे तुम लोग ये पॉइंट, ये तो मैंने बता दिया, बी भी बता दिया कैसे करना है। रिकवरेबल अमाउंट सारी चीजों को निकाल सकते हो, एटलीस्ट एफ तक जो है पूरा ही आराम से निकल सकता है। ठीक है, तो तुम लोग एक बार ट्राई करना एफ तक आंसर्स कैसे। यहाँ पर देखने का जरूरत नहीं है यहाँ पर कैसे किया हुआ है, जैसे हम लोगों ने सीखा है वैसे कर सकते हो आराम से। तो एफ तक हम लोग का आंसर आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखो, x6 जो है x0 के पहले वाला ईयर को बोल रहे हैं x6, उसके बाद x0 x1 x2 ऐसे करके चलेगा। तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये हम तुम लोग को होमवर्क देते, बस इतना ही होमवर्क देते, क्योंकि आगे का इस 28 तो मैंने करवाया नहीं, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू। ठीक है, बाय।